एक बात सुनो मेरी, चलो ठीक है। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे ये क्लास उसके लिए सीरियस ने पहले पढ़ रखा हूँ, अब सोच रहा हूँ यहाँ पे पढ़ूंगा मैं, उसके लिए नहीं है। हाँ यहाँ पर हाँ तो कोई नहीं, 1 से 4 तो मिलूंगा क्लास, उसके बाद अभी करंट की क्लास होगी, मैंने करंट ग्रेजुएशन पढ़ाई। आज मेरे 2-3 शर्तें पहले सुन लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अब एक बार बैठ के ना उसको वापस रिजन दूंगा, जैसे मान लो बीच में लगता है ना कई लोगों को बस यही था क्या, कई बार बताने से ये रिवीजन था क्या मैं जा रहा हूँ, तो रिवीजन तो यही होगा। तभी सेट क्वालिटी में सेट क्वालिटी बताऊंगा और क्या बता दूंगा आपको। अब कोई लिखेगा भाई इतना सूचना है कि स्थापना जो है अप्रैल 2006 में हुई, तो मैंने पहले से पता था, तो वही होगा और बदल दूंगा उसको मैं। तो आज मैं 2 चीजें करूंगा, देखो एक तो ये कि हम पढ़ेंगे और दूसरा मैं आता क्वेश्चन भी करूंगा कुछ, तो उससे आपको लगेगा कि हाँ आपको जो पढ़ा वो भी याद है आपको, और भी जो हमने पढ़ा वो भी याद है, उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा पड़ेगा। और क्वेश्चन वैसे आते हैं, वो क्वेश्चन वो है जो पहले आ रखे आरपीसी नारी इसमें ऐसे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम जो लेते हैं यूआरओ उन्हें पूछ रखे हैं, और मुझे पता है कि उन सबके जवाब आप लोग दे दोगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको 3 दिन में, चूंकि तो 3 घंटे क्लास करती, मुझे था कि 4 घंटे क्लास है, तो मैं चाह रहा था कि आपको फिक्स 12 घंटे पूरा कर दूँ 3 दिन में, 4 घंटे 3 क्लास। और कल मैंने नवीन जी को कहा भी कि भाई कल से जो है 2 सब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट को लगातार 4 घंटे सुनना है, अब तो सुनना पड़ेगा, पर मैं तो 4 घंटे क्लास लूंगा 3 दिन, तो 12 घंटे पूरा करा दूंगा, मेरा तो ये प्रायोरिटी है। और रिवीजन का मतलब ये होता है हम फालतू की बात तो करेंगे नहीं, बिल्कुल भी 1% पे वास्तव में नहीं करेंगे, वास्तव में नहीं करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड वही पढ़ेंगे। और चूंकि प्रीलिम्स का एग्जाम, इसलिए हम वो बातें डिस्कस नहीं करेंगे जो मेंस ओरिएंटेड है, तो केवल प्रीलिम्स वाली बातें डिस्कस करेंगे। मैं जो ये टॉपिक पूरा करूंगा, मैंने 2-3 पीपीटी बनवाई है, तो पीपीटी में जैसे मान लो आरपीसी चेयरमैन है, मतलब थोड़ी मेहनत की है, आरपीसी चेयरमैन है, तो आरपीसी चेयरमैन के बारे में जो इंपोर्टेंट चेयरमैन है वो और उनके अचीवमेंट आगे लिखी हुई है, तो मैं आपको एक बार बता दूंगा, आप उसके अकाउंट फोटो ले लेना। तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम जैसे चेयरमैन तो मान लो आज जो है 39 में 39 है, तो 39 में मान लो 7-8 10 जो भी इंपोर्टेंट है जिनके बारे में पता होना चाहिए, उन सबको तो कम से कम याद कर लेना। 39 पूरे याद नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 7-8 10 नाम जो बताऊंगा वो नाम और उनके अचीवमेंट आपको याद होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम तो मैंने आपको दे रखा पता दे रखा है ना, वो याद कर लो। पर मिनिमम मतलब कम से कम उतना याद होना चाहिए। मेंबर जो है मेंबर 100+ है, 100+ तो नहीं, लगभग 65-70 है, तो 65-70 में सारे याद नहीं हो सकते मैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनमें से कम 10-12 लोग जिनके बारे में कम से कम पता होना चाहिए, यानी अगर उनके बारे में पूछे तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो वो तो हमें कम से कम याद करना चाहिए, उनकी पीपीटी में दे दूंगा, तो आप फोटो ले लेना, घर जाकर कम से कम उतना पढ़ लेना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे आज दिमाग में कि मैं आपको 5 कमीशन कराता हूँ आज, 5 कमीशन, और 5 कमीशन मान के चलो कि लगभग कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे 5 कमीशन से, बिल्डिंग एग्जाम में 4 पेपर उठा कर देख लो, 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं कमीशन पूरा करूंगा। कमीशन पूरा होते जैसे मान लो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, हम जीएस को पूरा करेंगे, मैं सेक के आपको 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, यहीं पर आप लोग जवाब दोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 8वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान सभी का होता है। स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी बीच में कोई उठा, पहले करूंगा मैं बार-बार की बात हो रहा हूँ, इसको जाना भी चला जाए, और मैं बिना बात की बात करूंगा नहीं एक भी अब से। इधर देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारे सिलेबस में 5 कमीशन है। कितने कमीशन है? एक कमीशन है जिसका नाम है सैक, जो कि राजस्थान में चुनाव करवाता है। मैंने आपको कहा कि चुनाव करवाने के लिए हमारे यहाँ 2 संस्थाएं काम कर रही है, एक का नाम सैक है, दूसरे का नाम है सीईओ। क्या नाम है? तो मैंने कहा कि सैक का काम राजस्थान के अंदर पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन करवाना, और दूसरा जो संस्थान काम करे उसका नाम है सीईओ, इसको बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन सा अधिकारी है? जो कि राजस्थान में एमपी में चुनाव करवाता है। कौन चुनाव करवाता है? पहली संस्थान तो ये है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि संवैधानिक है। दूसरा संस्थान हम वो पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ एग्जाम करवाता है, और दूसरा बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस करेगा, और वो सारे मामले संबंधित होते हैं राजस्थान सरकारी कर्मचारियों से। इसका नाम आरपीएससी। क्या नाम है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान सरकार के लिए एग्जाम तो करवाता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस भी करेगा, बहुत सारे मामलों में राज्य सरकार को क्या देगा? सलाह। तो आरपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, आरपीएससी भी एक संवैधानिक आयोग है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। तीसरा कमीशन जो पढ़ेंगे या तीसरी एजेंसी जो पढ़ेंगे उसका नाम है लोकायुक्त, जो कि राजस्थान में करप्शन प्रिवेंशन का काम करता है, जो कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगा। इसका नाम क्या है? लोकायुक्त। चौथा संस्थान में पढ़ेंगे जो आपके हमारे ह्यूमन राइट्स है, आपके हमारे जो मानवाधिकार है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, उसके संरक्षण के लिए काम करता है, इसका नाम है एसएचआरसी। क्या नाम है? पांचवा कमीशन में पढ़ेंगे भारत सरकार ने 2005 में एक कानून को इंप्लीमेंट किया जिसका नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कौन सा एक्ट? आरटीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए राजस्थान के अंदर एक संस्थान काम करी जिसका नाम है राज्य सूचना आयोग। क्या नाम है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। लास्ट में जो मैंने तीनों कमीशन आपको बोले लोकायुक्त, एसएचआरसी और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी है, तीनों कैसे सांविधिक निकाय। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कमीशन इसका नेचर कैसा है, इस आयोग की प्रकृति कैसी है? सैक, आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनका प्रोविजन हमारे संविधान में है, और बचे हुए तीनों कमीशन कैसे हैं? स्टैट्यूटरी है। सांविधिक आयोग वो आयोग जिनको बनाते हैं किससे? बाय एन एक्ट, इनको बनाते किसी कानून के द्वारा। वो कैसे किन किन कानून से बने हुए हैं उनकी एक एक करके जब चर्चा करेंगे एक एक देख लेंगे। तो सबसे पहले संस्थान जिसको पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? सैक है। क्या नाम है? सबसे पहले संस्थान को पढ़ेंगे इसका नाम है सैक। सारी बातें बताना संभव नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी बात बोलूंगा वो सारी बातें इंपोर्टेंट है, वो सारे मान के चलो क्वेश्चन ही है, सारी क्या है? क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि राजस्थान के अंदर चुनाव करवाने के लिए 2 इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, राजस्थान में चुनाव करवाने के लिए 2 संस्थाएं काम कर रही है, एक का नाम है सैक और दूसरे का नाम क्या है? सीईओ। क्या नाम है? सीईओ। तो सबसे पहले हम सीईओ को देख लेते हैं। इसको बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ऑफिस में हमारे सचिवालय में है। अगर आप सेक्रेटरीट में जाएंगे तो सीईओ का ऑफिस सेक्रेटरीट में है, सचिवालय के अंदर ही है। और राजस्थान के अंदर सीईओ जो है वो 2 चुनाव कराता है, एक तो एमपी के, एक एमएलए के। और तीसरा आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति इलेक्शन होते हैं, उसमें सभी एमएलए उनको वोटिंग राइट है। और आपको पता होगा कि हर एमएलए की वोटिंग वैल्यू कितने राजस्थान में? 129। तो राजस्थान में एमएलए जो वोट डालते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर, वो वोटिंग विधानसभा के अंदर होती है, वो वोटिंग भी कौन करवाता है? सीईओ। और आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर राज्यसभा सदस्य जो है, कौन सदस्य है? जो राज्यसभा मेंबर है, इनके 10 सीटें, इनमें भी कौन वोटिंग करते हैं? एमएलए। ये चारों चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राजस्थान में किसकी है? सीईओ की है।
तो सीईओ का प्रोविजन किसमें है? तो सीईओ का प्रोविजन आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी के अंदर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इसका नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जो कब का है? 1950 का। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का, इसके सेक्शन 13A में, इसकी धारा 13A में प्रोविजन है कि हर राज्य में क्या होगा? एक सीईओ। अब ये सीईओ क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए कि भारत में ये सारे चुनाव कराने जिम्मेदारी ईसीआई की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। पढ़ोगे ना आप लोगों ने? ईसीआई पूरे भारत में चुनाव नहीं करा सकता, इसलिए ईसीआई ने हर स्टेट के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रखा है, हर राज्य के अंदर ही उसका प्रतिनिधि होगा, इस पद का नाम क्या है? सीईओ। और ये हमेशा सर्विंग आईएएस होगा, ये हमेशा वो आईएएस अधिकारी होगा जो राजस्थान कैडर में काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि अभी राजस्थान के सीईओ नवीन महाजन कौन है? तो नवीन महाजन राजस्थान कैडर के अभी सर्विंग आईएएस है, राजस्थान कैडर में सेवारत आईएएस अधिकारी है। तो इस पोस्ट के ऊपर हमेशा किसको लगाते हैं? सर्विंग आईएएस ऑफिसर को। अभी कौन है? नवीन महाजन। सीईओ कौन से 4 चुनाव करवाता है? एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति और ऐसा मेंबर। सीईओ का प्रोविजन कौन से एक्ट में है? द पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, कब का है? 1950 का। किस धारा में इसका प्रावधान है? धारा 13 है। अब इसमें दो बातें कि राजस्थान के वर्तमान सीईओ कौन है? नवीन महाजन है। राजस्थान में जब एमपी एमएलए चुनाव रिसेंटली करवाए गए तब राजस्थान के सीईओ कौन थे? डॉक्टर प्रवीण गुप्ता कौन थे? जो कि राजस्थान में भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सीएस है, यानी उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया, और उनका ट्रांसफर करके भी किसको बना दिया? नवीन महाजन। किसको बना दिया है? नवीन महाजन। ये तो सीईओ। मेरी बात समझ आ गई? तो हम आपको सीधा पूछ रहा हूँ, सीईओ का प्रावधान कौन से एक्ट में है? इसके कौन से एक्ट में है? कौन से सेक्शन में है? क्या राजस्थान में एमपी एमएलए चुनाव सीईओ करवाता है? करवाता है। राजस्थान के वर्तमान सीईओ कौन है? नवीन महाजन। जब राजस्थान में रिसेंटली एमपी एमएलए चुनाव करवाए गए उस समय सीईओ कौन थे? प्रवीण गुप्ता। ये तो है सीईओ के बारे में। अब हम जाएंगे सैक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सैक। तो मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के अंदर 95 तक 1995 तक राजस्थान के अंदर एक बड़ी समस्या थी कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, या हम कह सकते हैं जो लोकल बॉडीज है, कौन सी बॉडीज है? जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय निकाय, जिसमें दो संस्थाएं, तो पीआरआई है और दूसरे कौन से यहाँ पर लोकल बॉडी है, इनके चुनाव रेगुलर नहीं हुआ करते थे। इनके चुनाव कैसे नहीं हुआ करते थे? नियमित। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अंदर इसको और इसको, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए इसके लिए होता है 73rd अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है? और इसके लिए 74th। और ये दोनों अमेंडमेंट कब के हैं? 1992 के। कब के हैं? तो आपको जब हमने पंचायती राज संस्थाओं पढ़ा था तो मैंने आपको कहा कि यहाँ तो जो आर्टिकल जोड़े गए वो थे 243 से लेकर 243O, और यहाँ जो आर्टिकल जोड़े गए कौन से थे? 243B से लेकर 243ZG। ये तो हमने पढ़े। तो मैंने आपको उस समय कहा कि इस इन सभी आर्टिकल के बीच में एक आर्टिकल जोड़ा गया जो कौन सा है? 243K। यहाँ से तो कौन सा आर्टिकल लिया? 243K। और इसके बीच में से एक आर्टिकल लिया कौन सा है? 243ZA। इन दोनों अनुच्छेद के अंदर सैक की प्रोविजन है। किसके प्रोविजन है? सैक। जिन लोगों ने अमेंडमेंट किया उनको पता था कि भाई नियमित चुनाव करवाने के लिए संस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने आर्टिकल 243K और 243ZA दोनों में प्रोविजन कर दिया कि राज्य में लोकल बॉडीज के नियमित चुनाव करवाने के लिए संस्था होगी, जिसका नाम क्या होगा? सैक। तो मैं आपको पूछूंगा कि क्या सैक संवैधानिक संस्था है? तो क्या सैक का प्रावधान हमारे मूल संविधान में था? हमारे सोल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन था कि नहीं था? मूल संविधान में क्यों नहीं था? कि मूल संविधान का मतलब वो संविधान जो 1950 में लागू है, उस समय था क्या सैक? नहीं था। तो क्या सैक आज संवैधानिक संस्थान है? इसमें इंपोर्टेंट बात यह कि इसका प्रावधान संविधान में तो ही है, उसके साथ साथ सैक का प्रावधान एक एक्ट में भी है। इसका नाम है राजस्थान पंचायती राज एक्ट। कौन सा एक्ट है? राजस्थान पंचायती राज का एक्ट कब है? 94 का। इसका एक धारा है, धारा 120। कौन सी धारा है? यानी सैक का प्रोविजन इन दोनों आर्टिकल के साथ साथ एक सेक्शन में भी है, वो सेक्शन कौन सा है? 120। और किसका है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अब हम ये कह रहे हैं कि जब ये 94 में बना, अभी चर्चा करेंगे हम कि राजस्थान के अंदर इसको 1 जुलाई 1994 को बना दिया, 1 जुलाई 1994 को बन गया। लेकिन इसके बनने से पहले राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे थे ना, क्योंकि हमारे राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं कब बन गई? 2 अक्टूबर 1959 को। पढ़ा था हमने, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इनॉग्रेशन किया और नागौर की पदवी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का इनॉग्रेशन हुआ था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में ये तो हमने एक तरफ रख दिया, ठीक है, संवैधानिक संस्था बन गई, लेकिन राजस्थान में जब पहली बार पंचायती राज चुनाव हुए तो पंचायती राज चुनाव कब हुए? 1960 में। और राजस्थान में पहले अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन जो है ये 1960, याद रखना, कब हुए थे? 1960 में। ये चुनाव तो करवाए पंचायती राज डिपार्टमेंट ने, ये चुनाव करवाए थे पंचायती राज विभाग ने, और ये करवाए थे डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज ने। किसने करवाए थे? हालांकि 1960 के बाद 1963 से राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव जो है वो कराने लग गया। कौन? इलेक्शन डिपार्टमेंट, राजस्थान का निर्वाचन विभाग। कौन सा डिपार्टमेंट है? निर्वाचन विभाग। तो मैं आपको पूछूं, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज चुनाव कब हुए? 1960। किस डिपार्टमेंट ने करवाए? खुद पंचायती राज डिपार्टमेंट ने। राजस्थान में पहली बार अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन कब हुए? किसने करवाए? डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। राजस्थान में अब तक पंचायती राज चुनाव हो चुके 11 बार। कितनी बार हो चुके हैं? और लास्ट टाइम हुए थे 2020 में, और 2020 में लास्ट टाइम जो है 21 जिलों में चुनाव करवाए गए। कितने जिलों में चुनाव करवाए गए? 21 जिलों में। राजस्थान में अब तक यानी 2024 तक, 1960 से लेकर 2024 तक राजस्थान में अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन कितनी बार हो चुके? 13 बार। और लास्ट टाइम करवाए गए 2021 में, और ये करवाए थे 91 नगरीय निकाय में, 91 अर्बन लोकल बॉडी। कितने नगरीय निकाय थे? 91। अब आपको पूछे कि सैक ने अब तक पंचायती राज चुनाव कितने करवाए, तो इसका सीधा सिंपल एक फॉर्मूला है। 95 पहली बार चुनाव है, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 6 बार। यानी दोनों चुनाव सैक कितनी बार करा चुका? 6 बार। आपको पूछे 95 से पहले कितनी बार हुए? 5 बार। 95 से पहले कितनी बार हुए? 7 बार। तो आपको सीधा पूछ ले सैक बनने से पहले राजस्थान में अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन कुल कितनी बार हुए? 7 बार। क्यों? क्योंकि 95 की बार कितनी बार हो चुके? 6 बार। तो बचे हुए चुनाव 95 से पहले हुए। राजस्थान में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव कितनी बार हो गए? पंचायती राज चुनाव 11 बार। मेरी बात समझ आ गई क्या? ये 95 से पहले की बात है, क्या हम कह सकते हैं 94 से पहले की बात है जब राजस्थान में सैक नहीं बना था। क्या नहीं बना था? सैक। ये बात मेरे दोनों समझ में आ गई क्या? ये पूछ सकते हैं आपको, इसलिए पूछ सकते हैं कि सैक की साइड पर लिखा हुआ है, किसी साइड पर लिखा हुआ है सैक की। ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, उसमें एग्जाम में 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 में चौथा ऑप्शन गलत था, उसमें लिख रखा था कि राजस्थान में सैक ने 2020 में 25 जिलों में चुनाव करवाए। कितने जिलों में करवाए? 21 में।
बात मेरी समझ में आ गई। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमने कहा कि 243 के और 243 जेड ए में सैक की प्रावधान कर दिया, तो सैक तो बन गया। तो राजस्थान में सैक को बनाने के लिए 17 जून 1994 को राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया। 17 जून को राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्थान में एक सैक होगा जो कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी चुनाव करवाएगा। इसको ये डिसीजन तो सरकार ने इस दिन लिया, लेकिन राजस्थान ने सैक को बनाया कब? 1 जुलाई 1994। और हमें इसके साथ साथ तीसरी चीज याद रखनी है, राजस्थान में सैक किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए रूल बनाया गया, नियम बनाया गया, और नियम बनाया गया था 94 में। कब बनाया गया था? जिसका नाम है राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन रूल 1994, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग नियम 1994। तो आपको पूछे सैक को चलाने के लिए राजस्थान सरकार ने नियम कब बनाए? 1994। और इसके साइड पे लिखा हुआ कि इसको लागू किया गया था 15 जून को, 15 जून 1994। तो आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। मैं पूछूं सैक के प्रावधान कौन से तो आर्टिकल में 243 की और जेड है, क्या इसका प्रावधान हमारे मूल संविधान में था? नहीं था। मैं आपको कहूं कि राजस्थान सरकार ने सैक को बनाने के लिए डिसीजन कब लिया? 15 जून को। मैंने कहा इसको बनाया कब गया? 1 जुलाई को। इसको चलाने के लिए नियम कब बने? 94 में। लागू कब हुए? 15 जून 1994। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान ने पहली बार पंचायती राज चुनाव कब हुए? 1960 में। किस डिपार्टमेंट ने करवाए? पंचायती राज डिपार्टमेंट ने। अब तक कितनी बार हो चुके हैं? 11। लास्ट टाइम कब हुए थे? 2020। कितने जिलों में? 21। मैं आपको राजस्थान में पहली बार नगरीय निकाय चुनाव कब हुए? 1960 में। किस डिपार्टमेंट ने करवाए? डीएलवी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने पहली बार अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन कब कराई? 1963 में। राजस्थान में अब तक अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन कितनी बार हो चुके हैं? 13 बार। लास्ट टाइम कब हुए? 2021 में। कितने अर्बन लोकल बॉडी में? 91। 91 नगरीय निकायों क्या करवाए गए चुनाव, और कब करवाए गए थे? 2021 में। इतनी बात सब लोग समझ गए। अब हम पढ़ेंगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, सामान्य सेवा शर्तें। सामान्य सेवा शर्तें में हर कमीशन में पढ़नी पड़ेगी। जैसे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टेन्योर क्या होगा, क्या रिअपॉइंटमेंट हो सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कहां से मिलेगी, टर्मिनेशन कैसे होगा, इस्तीफा किसको देंगे, एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा। ये सारी बातें हमें हर कमीशन के बारे में पढ़नी है। और मैं जो ये 5 कमीशन कराऊंगा तो मैं यहीं पर एक चार्ट बनाऊंगा और सारी चीजें मैं एक साथ डिस्कस करेंगे और आप सबका आंसर दे दोगे। जानता हूं आप लोगों को देखना भी नहीं दे दोगे। तो मेरा कहने मतलब है कि अगर रिवीजन हम कर रहे हैं तो आप उसको घर से पढ़ कर आओ, और कुछ चीजें हो सकता है गाइड करवा दूंगा, कुछ चीजें नहीं होंगी, 5 नई चीजें होंगी, सारी पढ़ के आप लोगों ने, लेकिन आप घर से पढ़ कर आओगे तो आपका थोड़ा मोरल बूस्ट होगा। या फिर एक करो आप काम कि आप घर पर सब्जेक्ट पढ़ो मत, आप इसको यहीं पढ़ो, नहीं याद करने की कोशिश करो, घर पर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। आप 3 घंटे यहाँ पर आ रहे हो तो आपने 3 घंटे में जो पढ़ा है, 4 घंटे में जो आपने पढ़ा वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। पता का मतलब वाली बात है। और आप लोग सोच रहे हो भाई अच्छा सब लोगों ने पढ़ते रखोगे ना पहले से इसको, पक्की बात है ना, तो सोच रहा हूँ कि रिवीजन करके भी सारा पढ़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब हमने कहा कि सैक तो बन गया, और हमने ये पढ़ा था कि पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे? इनके बारे में सबके बारे में चर्चा करेंगे भी हम, लेकिन पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और हमने पढ़ा था कि 94 से लेकर 2000 तक लगातार 6 साल तक राजस्थान के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे, इसलिए इनका मैक्सिमम टेन्योर है, उनका रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद कार्यकाल 5 साल कर दिया, और कितने साल रह चुके थे? 6 साल। क्या नाम है इनका? अमर सिंह राठौड़। अब हम चर्चा करेंगे सेवा शर्तों की। सेवा शर्तों में क्या चीजें आती हैं कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट, ये नियुक्ति जो कौन करेगा, तो नियुक्ति से पहले हम देख लेते हैं योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको कहा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो एक रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो रिटायर्ड आईएएस होगा, रिटायर्ड आईएएस होने के साथ साथ इसके पास एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव के रूप में कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए? इसके पास एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का। पहली बात तो आपको मैं कहूं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड आईएएस होगा, सही बात है कि उसके पास प्रधान सचिव या प्रमुख शासन सचिव के रूप में कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल। प्रमुख शासन सचिव कौन है? मैंने आपको पब्लिक एडमिशन में पढ़ा रखा है, एसीएस के ठीक नीचे होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ठीक नीचे कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ठीक नीचे सेक्रेटरी सचिव होगा। लेकिन इसके पास एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का। ठीक है, चलो अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट हमेशा गवर्नर करेगा, और रिकमेंड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट इलेक्शन कमीशन और आरपीएससी दोनों के अंदर अपॉइंटमेंट की सेम प्रोसीजर है। अपॉइंटमेंट राज्यपाल को करना और किसके अनुशंसा पर करना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अनुशंसा पर होगा मंत्रिपरिषद। ये बात भी आप लोग समझ गए। अब आपने जब अपॉइंटमेंट कर दिया तो क्या इसके लिए ओथ की प्रोविजन है? क्या इसकी शपथ होगी? तो इस इलेक्शन कमीशन कोई ओथ नहीं होती। राज्य निर्वाचन आयोग का जो अपॉइंटमेंट का वारंट गवर्नर जारी करेगा, इस गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि सचिवालय के अंदर ही है, जाकर अपने पद को ज्यूम करेगा, पदभार को ग्रहण कर लेगा। इसे किसी प्रकार की कोई ओथ नहीं होती। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें, अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कितना है? 5 या 65 है। कितना वर्ष है? 5 या 65 वर्ष है। तो मैंने आपको कहा कि 2002 से पहले कितना था? 665 था। 2002 से पहले कितना था? तो हमने ये पढ़ा था कि 6 से 5 कराने वाले कौन थे? एनआर भसीन। कौन थे? नेकराम भसीन, जो कि दूसरे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने नेकराम भसीन जो उन्होंने इसका कार्यकाल 6 से घटाकर कितने साल करने की बात की? 5 साल। कितने साल? 5 साल। तो आपको पूछे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का वर्तमान कार्यकाल कितना है? 5 या 65 है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का 2002 से पहले कितना कार्यकाल था? 6 या 65। ये 6 से 5 किसने करवाया? एनआर भसीन। नेकराम भसीन कौन है? जिनको राजस्थान का वर्गीज कुरियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर दूध दुग्ध क्रांति जो है या श्वेत क्रांति जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। और वर्गीज कुरियन कौन है राजस्थान के? एनआर भसीन। हम इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि अगर मान लो इनको इस्तीफा देना हो, अगर मान लो रिजाइन करना हो तो रिजाइन उसी को करेंगे जिसने अपॉइंट किया। अपॉइंट किसने किया? राज्यपाल ने। किस अपॉइंट किया? राज्यपाल ने। फिर हमने कहा कि अगर मान लो इनको टर्मिनेट करना हो, इनका निष्कासन करना हो, तो निष्कासन के लिखा हुआ है सेम एज हाई कोर्ट जज। इनका टर्मिनेशन वैसे होगा जैसे किसका होता है? जैसे हाई कोर्ट जज का होगा। अब हाई कोर्ट जज का टर्मिनेशन ठीक वैसे होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का होता है, और सुप्रीम कोर्ट जज का वैसे होगा जैसे प्रेसिडेंट का होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हटाने का तरीका कौन सा है? इंपीचमेंट है। मां भी हो गए। हालांकि आप सभी को पता है कि आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट जो टर्म है वो केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हटाने का तरीका भी कौन सा है? मां भी होगी, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कि बहुत क्या है? जटिल है, कठिन है। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद
निष्कासन के बाद अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं इसके वेतन भत्ते, सैलरी अलाउंसेस। तो सैलरी अलाउंसेस के बारे में जो 94 की रूल है, ये 1994 के नियम में लिखा हुआ है, इसकी सैलरी किसके बराबर होगी? चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगी। राजस्थान में मुख्य सचिव के बराबर इसकी सैलरी होगी, जो कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 2.5 लाख। और इसको सैलरी कहां से मिलती है? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। कौन सी निधि से? राज्य की संचित निधि से, फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरे साल में जो काम करेगा, जैसे मान लो उसने चुनाव करवाए, जैसे इसने मान लो कहीं सीट खाली बाई पोल करवा दी, चुनाव करवा दिए, जैसे मान लो उसने चुनाव के अंदर कोई रिफॉर्म किया, सुधार किया, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, इसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? तो अपनी हमेशा अपने एनुअल रिपोर्ट, अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल को, गवर्नर को। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसकी सामान्य सेवा शर्तें। कौन सेवा शर्तें हैं? सामान्य सेवा शर्तें। मैं वापस आपको पूछ रहा हूं कि इस पोस्ट के ऊपर किसको अपॉइंट करते हैं? रिटायर्ड आरएएस या रिटायर्ड आईएएस? रिटायर्ड आईएएस को। उसके पास एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल। रिकमेंड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रेजिग्नेशन किसको देगा? राज्यपाल को। क्या है इसकी वोट की प्रोविजन है? नहीं है। इसका टेन्योर वर्तमान में कितना है? 5 और 65 ईयर, विच रिजल्ट ईयर कब से है? 2002 से। 2002 से पहले कितना था? 6 या 65 था। अब कितना कर दिया? 5 या 65। सबको पता है। ऐसा कराने वाले स्टेट इलेक्शन कमीशन का नाम क्या है? नेकराम भसीन। टर्मिनेशन किसकी तरह होगा? हाईकोर्ट जज की तरह। यानी अल्टीमेटली इसका टर्मिनेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि अपॉइंट कौन कर रहा है? राज्यपाल। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसकी सैलरी किसके बराबर है? चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। राज्य के मुख्य सचिव क्या होगी? बराबर होगी। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं कहूंगा आपको, सबसे ऊपर होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये ही इसका हेड होगा, ये इसका चेयरपर्सन होगा, और ये पूरे काम देखता है, इसलिए इसको 1 मेंबर कमीशन कहते हैं। कौन सा कमीशन कहते हैं? क्योंकि इसका प्रमुख ही, इसलिए इसको एक सदस्य आयोग कहते हैं। कौन सा आयोग कहते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि रिटायर्ड आईएएस होगा? तो हमेशा कौन होगा? रिटायर्ड आईएएस। अब इसके नीचे जितने लोग आप देख रहे हैं वो केवल इसकी सहायता के लिए, वो केवल इसको असिस्ट करेंगे। सारी डिसीजन कौन लेगा? ये खुद लेगा। क्योंकि आपने इसी को पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन मीडिया पढ़ा होगा, उसका कंप्यूटेशन 1+2 है। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी सहायता के लिए 2 मेंबर होंगे, जिनका नाम होता है निर्वाचन आयुक्त। इनको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। क्या बोलते हैं? लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसका नाम क्या है? उसके पद का नाम क्या है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये तो पता होगा सबको। अब इसको असिस्ट करने के लिए इसके ठीक नीचे बैठा होता है सेक्रेटरी, सचिव। कौन बैठा होता है? और जब ये पोस्ट खाली हो गया तो इसके बिहार पर कौन काम करेगा? सेक्रेटरी। हालांकि मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्शन है कि किसी भी स्थिति के अंदर पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई राज्यों ने 2021 से पहले कई राज्यों ने जानबूझकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट को खाली रखा और सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया। सेक्रेटरी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करने वाला ही अधिकारी होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट मन में एक वैसे काम करवाई किससे? सेक्रेटरी से। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया कि किसी भी स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पद जो है ये खाली नहीं होगा। तो राजस्थान सरकार को भी देख लेना। जैसे मैं कहूँ कि राजस्थान के जो 6 स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे वो प्रेम सिंह मेहरा थे। कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। आज जो है वो है मधुकर गुप्ता। कौन है? तो प्रेम सिंह मेहरा का जैसे मान लो कल टेन्योर खत्म होता है, आज ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का हेड जो है मधुकर गुप्ता को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी इस पोस्ट को कभी खाली नहीं रहते। इसकी डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। क्यों किए गए? क्योंकि जानबूझकर इंटेंसली सरकार ने इस पद को खाली रखना स्टार्ट कर दिया कई राज्यों के अंदर। जब पद खाली हुआ, चार्ज किसके पास जाएगा? इसके पास। इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? ये तो राज्य सरकार का सर्विंग आईएएस है। इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? राज्य सरकार खुद ही है। तो राज्य सरकार कहेगी वैसे काम करेगा, तो ऑटोनोमस हो गया। तो इसलिए इस सेक्रेटरी पोस्ट पर हमेशा कौन होता है? आईएएस होगा। आगे जो बता रहा हूँ, कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, और मैं आपको क्वेश्चन जब सोल्व करूंगा तब भी आप देखेंगे क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसके 2 नाम हो रहे हैं। एक तो कहते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक तो कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर है? और दूसरा इसका नाम है स्टेट इलेक्शन ऑफिसर। दूसरे को कहते हैं राज्य निर्वाचन अधिकारी। कौन सा अधिकारी कहते हैं? स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो मैं आपको कहूं, स्टेट इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी जिसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी है, राजस्थान में एमपी एमएलए चुनाव करवाता है। सही स्टेटमेंट है क्या? हाँ या ना? वेरी गुड। ये गलत स्टेटमेंट है कि ये ध्यान रखना कि इसका नाम भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, और इससे पहले जो मैंने आपको सीओ बताया ये, इसका भी नाम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार से राम नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, श्याम नाम के 2 व्यक्ति हो सकते नहीं हो सकते क्या? सुरेश नाम के क्लास में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 देखो 4 5 हो गए। तो सुरेश नाम के 5 व्यक्ति नहीं है। वैसे एक ही पदनाम के 2 पोस्ट अलग अलग है। एक का काम है एमपी एमएलए चुनाव करवाना, और दूसरे काम है कौन चुनाव करवाना? लोकल बॉडी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि स्टेट इलेक्शन का कमीशन का सेक्रेटरी जो है उसका दूसरा नाम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी है। सही है स्टेटमेंट? सही है? सही है कि नहीं है? मैं कहूंगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी होता है, एमपी एमएलए चुनाव भी कराता है। गलत स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा राजस्थान में ईसीआई का रिप्रेजेंटेटिव है जिसको सीईओ बोलते हैं, और राजस्थान में एमपी एमएलए चुनाव करवाता है। सही है? और मैं कहूंगा ईसीआई का रिप्रेजेंटेटिव सीईओ जो है राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव करवाता है। गलत है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नाम के, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नाम के 2 पद है, 2 अलग अलग पद है। ये अलग है, और वो सीईओ जो कि एमपी एमएलए चुनाव करवाता है वो क्या है? अलग है। इसका दूसरा नाम क्या है? राज्य निर्वाचन अधिकारी। भी इसके ठीक नीचे होता है डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक नीचे कौन होगा? उप सचिव। तो हमेशा कौन होता है? आरएस। ये तीनों लोग बैठते हैं कहां पर? जयपुर में, राजधानी जयपुर में। कहां बैठते हैं? जयपुर में। इनके ठीक नीचे जो कंपोजिशन उसको याद रखना। ये मैंने आपको कहा कि इसके ठीक नीचे हर जिले में कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा, इसको जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डीआरओ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर है? ये हमेशा कौन होगा? कलेक्टर होगा। और मैंने आपको कहा कि पूरे जिले में वोट लिस्ट को अपडेट कराने के लिए होगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको बोलते हैं जिला पंजीयन अधिकारी। कौन सा अधिकारी है? और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी कौन होता है? कलेक्टर ही होगा। यानी कलेक्टर जो उसके पास 2 पद है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ऐसे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो पूरे जिले में वोट लिस्ट का अपडेशन करवाएगा, तो पूरे जिले में मतदाता सूचियों क्या करवाएगा? नवीनीकरण। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वो पूरे जिले में क्या करवाएगा? चुनाव। इतनी बात सब लोग समझ गए?
है कि इसके ठीक नीचे बैठा होता है सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी। क्या नाम है इसका? सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी, जिसको बोलते हैं एईआरओ। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट इलेक्टोरल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। क्या नाम है इसका? सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी, जो हमेशा आरएस होगा। कौन होगा? और सामान्यतः एसडीएम जो है वही क्या होता है? एईआरओ। और आप जो वोट लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, वोट लिस्ट में नाम जोड़ना, वोट लिस्ट में नाम हटाना है, वो किसका है? इसी का काम है। तो आपको पूछे मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम किसका है? एईआरओ का। कौन होता है? आरएस। इसके ठीक नीचे हर पोलिंग बूथ के ऊपर वोटिंग ऑफिसर होगा। कौन सा ऑफिसर होगा? मतदान अधिकारी। इसको प्रीसाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं, इसको पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, हमें पता है कि वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच, इन तीनों को कौन दिलाता है? ये प्रीसाइडिंग ऑफिसर। हर पोलिंग बूथ पर एक होगा। हर पोलिंग बूथ पर 10-12 एम्प्लॉय होते हैं, उनके ऊपर क्या होगा? प्रीसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो पूरे पोलिंग बूथ के ऊपर एक वोटिंग सेंटर के ऊपर चुनाव करवाता है। इसका नाम क्या है? वोटिंग ऑफिसर। और इसके ठीक नीचे कौन होता है? बीएलओ। इसको बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर बोलते हैं? इसको बोलते हैं बूथ स्तरीय अधिकारी। ये ही रिकमेंड करता है एआरओ को वोट लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। और इसको अपॉइंट भी बीएलओ कौन करता है? एआरओ। बीएलओ कौन होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, एलडीसी हो सकता है, यूटीसी हो सकता है, गवर्नमेंट टीचर भी हो सकता है। इनका काम है वोट लिस्ट को अपडेट करवाना। वोट लिस्ट क्या करवाना है? अपडेट। इस तरीके से स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है। मैं आपको 4-5 स्टेटमेंट दूंगा, सही गलत बताने आपको। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन वन मेंबर कमीशन है? क्या इसका नाम राज्य निर्वाचन आयुक्त है? क्या इसकी सहायता के लिए सेक्रेटरी होता है, जिसके 2 नाम और है? क्या सेक्रेटरी को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहते हैं? ये भी हमेशा कौन होगा? आईएएस। पूरे जिले में वोट लिस्ट अपडेट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। किसके रूप में? एज ए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। जिले में वोट लिस्ट में नाम जोड़ने का काम एआरओ करता है क्या? जो कि आरएस अधिकारी होता है। सही बात है। और मैंने आपको कहा कि एआरओ जो अपॉइंट करेगा किसको? बूथ लेवल ऑफिसर को, बीएलओ को। और वोट लिस्ट में क्या अपडेशन करने हैं, ये सिफारिश अनुशंसा रिकमेंडेशन कौन करता है? बीएलओ। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? बाकी बात है। अब आपको अगर हम कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस है या नहीं है, जैसे आपको कई बार पूछेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम पूछ लेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस कमीशन बिकॉज, क्योंकि तो मैं आगे बता रहा हूं क्यों है। तो हमने सबसे पहले कहा कि इसको ऑटोनोमस बनाने के लिए संवैधानिक संस्था बना दिया। क्या संस्था बना दिया? सबसे पहले तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया कि अब ये कंपल्सरी हो गया कि हर स्टेट को अपने यहाँ पर सैक बनाना पड़ेगा। ये तो बाध्यता होगी है। दूसरा हम कहेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कैसे? कि हमें पता है कौन अपॉइंट होगा? रिटायर्ड आईएएस, जिसके पास एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितना अनुभव? 5 साल। ये तो पता है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दे। स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल कौन होगा? आईएएस होगा, और वो भी कौन होगा? रिटायर्ड आईएएस। बताओ गलत कह रहा हूं तो? तीसरा मैं कह सकता हूं कि टेन्योर फिक्स है, कितना है? 5 या 65 है। चौथा मैं कहूंगा कि यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को सफिशिएंट सैलरी मिलती है, उसको पर्याप्त वेतन देते। कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए, ताकि उसका डाइवर्जन नहीं हो, ताकि उसका भटकाव, ताकि उसका झुकाव इधर उधर नहीं हो। 2.5 लाख रुपए कम होते हैं? आप लोगों के लिए तो कमी है, पर बता रहा हूं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको सफिशिएंट सैलरी इसलिए सरकार देती है ताकि उसका डाइवर्जन नहीं हो। और हम उसके बाद ये कहेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट जो है वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसका टर्मिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है। कैसा नहीं कि सरकार मन में तो बता दिया, हटाने की प्रोसेस को कैसा बना दिया? कॉम्प्लेक्स। और स्टेट गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन नहीं है, राज्य सरकार का तो हस्तक्षेप भी नहीं, हटाने का अधिकार किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को। तो कहते हैं कि इसको हटाने की प्रक्रिया भी जटिल बनाएगी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। क्यों? ताकि स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रेशर नहीं करे, ताकि राज्य सरकार इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाए। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आप इसकी सेवा शर्तों में एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद इसी प्रकार का नेगेटिव चेंज नहीं कर सकते। कैसा नहीं कि आपने कहा कि हम आपकी सैलरी कम कर रहे हैं, अगर सरकार सैलरी कम भी करेगी तो आगे आने वाले पर लागू होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आपका टेंडर कम करेंगे, टेंडर अगर सरकार कम भी करेगी तो आगे आने वाले स्टेट इलेक्शन कमीशन लागू होगा, उस पर लागू नहीं होगा जो काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी सेवा शर्तों में स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का नेगेटिव चेंज, इसकी सेवा शर्तों में सरकार किसी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती, वो भी इसकी ऑटोनॉमी के लिए कि भाई सरकार कल को इसको प्रेशर नहीं करे। हम कह रहे हैं वैसे काम करो नहीं, आपका टेंडर कम कर रहे हैं, अगर टेंडर कम भी करेंगे तो किस पर लागू होगा? आगे आने वाले पर। तो क्या सारे प्रावधान, क्या सारे प्रोविजन इसकी ऑटोनॉमी को इंश्योर नहीं करते? क्या सभी प्रावधान इसकी स्वायत्ता को सुनिश्चित नहीं करते हैं? करते हैं। इतनी बात समझ गए? अब अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के काम देखें तो इसके सारे काम केवल लोकल बॉडी इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। इसके सारे काम स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं, जिसमें कौन कौन चुनाव है? पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी। हालांकि आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर 6 प्रकार की लोकल बॉडी काम कर रही है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये तो पता है सबको। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपलिटी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इन 6 संस्थाओं को चुनाव कौन करवाता है? सै। इसका संबंध केवल इन 6 संस्थाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से है, इसका संबंध केवल इन 6 संस्थाओं के राजनीतिक प्रतिनिधि से। चाहे हम बात करें ग्राम पंचायत की, चाहे उसमें वार्ड पंच है, सरपंच है, उप सरपंच है, पंचायत समिति का प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद का जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद मेंबर, सभी 9 लोगों के चुनाव कौन करवाता है? सैक। अगर हमारे लोकल बॉडी की ओर जाएंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम में मेयर, डेप्यूटी मेयर, पार्षद, महापौर, उप महापौर, पार्षद, म्युनिसिपल काउंसिल में, नगर परिषद में, नगर परिषद का चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन, नगर परिषद का पार्षद, नगर पालिका के अंदर नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, सभी 9 लोगों के चुनाव कौन करवाता है? सैक। तो हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर, अच्छा राजस्थान के अंदर चाहे एमपी इलेक्शन हो, चाहे एमएलए इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन कौन करवाता है? सीईओ। हर चीज का जवाब सैक नहीं होगा। हर चीज का जवाब क्या नहीं होगा? सैक। इसका जवाब क्या है? सीईओ। वहां कहूंगे राजस्थान के अंदर वर्तमान में सीईओ कौन है? नवीन। राजस्थान के वर्तमान स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मधुकर गुप्ता। कौन से हैं? 7वें। वो भी चर्चा भी हम करेंगे। ये तो मैं इसलिए पूछ लिया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। राजस्थान के पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? अमर सिंह राठौड़। मैक्सिमम टेन्योर एज सैक अमर सिंह राठौड़। अब हम इसके जो काम देखेंगे उन सभी कार्यों का संबंध केवल कौन चुनाव से है? लोकल बॉडीज। इन सभी का संबंध किससे है? स्थानीय निकाय चुनाव से। अब कौन कौन से काम है इसका आप सीक्वेंस वाइज देख लो। वैसे अगर मान लो मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हूं, मान सकते हो मेरे को? नहीं। मान लो देखें सीईओ हूं मैं मान लो राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो चुनाव कार्यक्रम घोषित करूंगा।
सबसे पहले तो मैं एमएलए एमपी सॉरी लोकल बॉडी के चुनाव कराऊंगा, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन कराऊंगा। सबसे पहले तो उनका अनाउंसमेंट करूंगा, घोषणा करूंगा कि भाई चुनाव किस किस दिन होंगे, उसके फेज बताऊंगा, चरण बताऊंगा। दूसरा मैं जो ही अनाउंस करूंगा आप लग जाएगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आप लगेगी आचार संहिता। तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं पूरे राज्य के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता क्रियान्वयन कराऊं। नहीं होगा अगर मान लो चुनाव में कहीं धांधली हो रही है तो वो जो वोटिंग है उसको पोस्टपोन कर दूंगा, उसको स्थगित कर दूंगा। अगर मैं चाहूं, अगर मुझे लग रहा है कहीं पर तो वहां पर वोटिंग को कैंसिल कर दूंगा। मुझे अधिकार है, मैं मतदान को स्थगित भी कर सकता हूं, मैं मतदान को निरस्त भी कर सकता हूं। कर सकता हूं। कौन हूं मैं? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। मैं मेरी जिम्मेदारी की राज्य में अधिक से अधिक वोटिंग करें, इसलिए मैं वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊंगा। मैं आपको जागरूक करने के लिए क्या चलाऊंगा? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। राज्य सरकार समय समय पर स्टेट डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है, राज्य सरकार समय समय पर राज्य परिसीमन आयोग बनाती है, तो राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है कौन सी नई पंचायत समिति बनाए, कौन सी नई ग्राम पंचायत बनाए, कौन सी नई म्यूनिसिपल काउंसिल बनाए, कौन सी नई नगर पालिका बनाए। ये सलाह देने का काम किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन समय समय पर राज्य परिसीमन आयोग सबको क्या देगा? सलाह। हालांकि उसका एडवाइस जो कंपल्सरी नहीं है, हालांकि उसकी जो सलाह वो कैसे नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। अगर मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हूं तो मैं चुनाव चिन्हों का वितरण करूंगा, एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल, इसका वितरण करूंगा चुनाव चिन्हों का। करूंगा कि नहीं करूंगा? अगर मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हूं तो मैं चुनाव के अंदर रिफॉर्म करूंगा, इनोवेशंस लाऊंगा। जैसे आप देखते हैं आजकल पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का यूज हो रहा है। आजकल आप देखते हैं कि पंचायती राज चुनाव जब होते हैं उसकी जो वोट लिस्ट है उसमें फोटो लगी होती है। ये सारे नवाचार कौन करवाएगा? मैं। जब भी पंचायती राज चुनाव होंगे, जब भी अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, तब तक वोट लिस्ट को अपडेट कौन करवाएगा? मैं। मतदाता सूची नवीनीकरण कौन करवाएगा? मैं कराऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये सारे काम किसके हैं? अब यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपने इसके 10 काम देख लिए, 10 काम केवल किससे संबंधित है? लोकल बॉडी। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, इनमें से कौन सा काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का नहीं है? पहला काम है टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय चुनाव करवाना है। दूसरा काम है टू एडवाइस स्टेट डिलिमिटेशन कमीशन, राज्य परिसीमन आयोग को सलाह प्रदान करना है। तीसरा काम है अपडेशन ऑफ वोट लिस्ट ड्यूरिंग एमएलए इलेक्शंस, एमएलए चुनाव के दौरान वोट लिस्ट को अपडेट करना है। कैसा काम? वो कौन करवाएगा? सीईओ। और ये भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उसकी बड़ी कमी भी है कि भारत के अंदर वोट लिस्ट जो है उसका अपडेशन 2 तरीके से होता है कि जब स्थानीय निकाय चुनाव होंगे तब तो उस वोट लिस्ट को अपडेट कौन कर रहा है? सेट। और ये जब आप एमपी एमएलए चुनाव करवाएंगे तो वोट लिस्ट को अपडेट कौन करेगा? सीईओ। तो वोट लिस्ट अपडेशन का काम दो संस्था अलग कर रही है, जबकि दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे वोट लिस्ट अपडेशन का काम एमपी एमएलए चुनाव होंगे, सीईओ करवाएगा। पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, सीईओ करवाएगा, सॉरी सैक करवाएगा। अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, सैक करवाएगा। ये सैक के काम है, किसके काम है? सैक के। यहाँ तक किसी को समस्या है तो भी कोई इलाज नहीं। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अब स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या रिफॉर्म है हमें उसका मतलब नहीं, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखने की, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर हमारा जो सेकंड एआरसी है, कौन सा एआरसी है? इसको बोलते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा आयोग है? सेकंड एआरसी। इसके चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली थे। कौन थे? इन्होंने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो करंट अपॉइंटमेंट सिस्टम है, राज्य निर्वाचन आयोग को जो वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? राज्यपाल अपॉइंट करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर देगी, राज्य मंत्रिपरिषद से सलाह देगी। तो सेकंड एआरसी ने कहा कि इसको चेंज किया जाना चाहिए। इसके अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम एक समूह हो, एक कमेटी हो, उस समिति में 3 लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? 3। तो 3 लोग कौन होंगे? एक तो होगा सीएम, एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता, और तीसरा होगा स्पीकर। तीसरा कौन होगा? तो आपको पूछ लेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए सेकंड एआरसी ने जिस कमेटी को रिकमेंड किया, सेकंड एआरसी ने जिस समिति की अनुशंसा की, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो शामिल लोग कौन कौन है? सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर। सीएम कौन है अभी? सही भजनलाल शर्मा। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? टीकाराम जूली। स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। वासुदेव। ये किसने रिकमेंड किया था? सेकंड एआरसी ने। क्या आप इसकी वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को चेंज कर दो और अपॉइंटमेंट के लिए अंदर 3 लोगों की कमेटी हो जिसमें सीएम, एलओपी और स्पीकर हो। किसने कहा? सेकंड एआरसी ने। सेकंड एआरसी। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको चूंकि इसका प्रोविजन 243K में, तो आपको 243K1, 243K2 और 243K3 ये तीनों आर्टिकल आपको ध्यान होना चाहिए। 243K1 में अपॉइंटमेंट है, 243K1 के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया है जो आपको याद रखनी है। 243K2 के अंदर टर्मिनेशन प्रोसेस है, इसका टर्मिनेशन कैसे होगा? किसमें लिखा हुआ है? 243K2। और 243K3 में लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट के बाद किसी प्रकार का नेगेटिव चेंज नहीं होगा, नियुक्ति के बाद इसकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। किसमें लिखा हुआ है? 243K3। 243K1, K2, K3 ये तीनों आर्टिकल याद होना चाहिए। इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, इसमें इसका टर्मिनेशन है, इसमें इसका निष्कासन है, और इसमें लिखा हुआ है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर क्या नहीं होगा? कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ये कौन सा कमीशन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब आपको जो राजस्थान के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं उनके बारे में वो आगे की पीपीटी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की पीपीटी है क्या? नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन की पीपीटी नहीं भेजी। कौन कौन रहे हैं अभी तक? कोई नहीं, वो देना मेरे को क्वेश्चन वाली पीपीटी देने की। वाह, कर देगी बेटा, कर देखो। चलो कोई नहीं, बिना पीपीटी बताता हूं मैं तेरे को। राजस्थान में अब तक कमीशन कितने रह चुके? स्टेट इलेक्शन कमीशन 7। पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़। दूसरे कौन थे? एनआर बसीन। तीसरे कौन थे? इंद्रजीत खन्ना। चौथे कौन थे? अशोक कुमार पांडे। 5वें राम। 6ठे प्रेम सिंह मेहरा। और 7वें मधुकर गुप्ता। अब इनके बारे में कुछ के बारे में आपको कुछ बात याद रखनी है। जैसे अमर सिंह राठौड़ का मैक्सिमम टेन्योर है और पहले है, तो आपको पूछे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन थे? अमर सिंह राठौड़। मैक्सिमम टेन्योर किसका है? अमर सिंह राठौड़, पहली बात। दूसरे थे एनआर बसीन, नेकराम बसीन,
जिनको राजस्थान का वर्गीज कुरियन भी कहते हैं, और एनआर बसीन हुए जिन्होंने कार्यकाल से ऐसे घटाकर कितने साल करने की अनुशंसा की 5 साल, और ये इंडियन डेयरी फेडरेशन के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? एनआर बसीन। तो इंडियन डेयरी फेडरेशन आपको वैसे याद आ जाए क्योंकि वर्गीज कुरियन कौन है? एनआर बसीन है, तो ऑब्वियस बात है उनका संबंध किसी होगा, डेयरी फेडरेशन से होगा। तीसरा हमने कहा कि इंद्रजीत खन्ना है। कौन है? इंद्रजीत खन्ना के बारे में दो बात याद रखनी, राजस्थान के रह चुके हैं चीफ सेक्रेटरी, और राजस्थान के अंदर जो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है उसमें ये मेंबर रह चुके हैं। कौन से बोर्ड के? जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड से क्या रह चुके हैं मेंबर। कौन? इंद्रजीत खन्ना। एकमात्र स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। एकमात्र राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो राजस्थान के रह चुके हैं मुख्य सचिव। क्या नाम है? इंद्रजीत खन्ना। अशोक कुमार पांडे केवल उनका नाम याद रखना है, केवल क्या याद रखना उनका नाम, क्योंकि बाई चांस आपको पूछ ले सही क्रम बताओ, बाई चांस पूछ ले कौन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहा या नहीं रहा, तो कम से कम 7 नाम याद होना चाहिए आपको। पांचवें जो कौन है? राम लुबाया। अब राम लुबाया सभी को पता है राजस्थान के अंदर जो 3 नए संभाग बने, 19 नए जिलों की रिकमेंडेशन दी गई, वो किस कमेटी द्वारा दी गई? राम लुबाया। तो आप क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में राम लुबाया समिति की अनुशंसा पर राजस्थान में नए जिले में संभाग बनाए गए, राम लुबाया पूर्व में रह चुके हैं। ऑप्शन आएंगे लोकायुक्त, आरपीसी के चेयरपर्सन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो आप क्या करते हो? आरपीसी चेयरमैन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य के निर्वाचन आयोग। इतनी बात समझ गए। उसके बाद मैंने कहा कि छठे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा के अपॉइंटमेंट के लिए राजस्थान सरकार ने इसके अपॉइंटमेंट के जो नियम है उनमें अमेंडमेंट किया था, उनमें संशोधन किया। तो आपको पूछ लेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए राज्य सरकार ने सेवा नियमों में सर्विस रूल्स के अंदर चेंजेस किए। प्रेम सिंह मेहरा। राजस्थान के वर्तमान और 7वें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मधुकर गुप्ता। मधुकर ये इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके हैं। किसके चेयरपर्सन रह चुके हैं? इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो राजस्थान के कौन से कमिश्नर है? 7वें। क्या नाम है? मधुकर गुप्ता। हम आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनके जवाब दो, इसका मतलब वो सब याद हो गए। मैं वर्तमान कौन है? कौन से हैं? पहले कौन थे? मैक्सिमम टेन्योर, मिनिमम टेन्योर, एनआर बसीन नेकराम। वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिनको राजस्थान के वर्गीज कुरियन कहते हैं, एनआर बसीन। वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो इंडियन डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी थे, इंद्रजीत खन्ना। वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे, इंद्रजीत। वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो कि नई जिले बनाने के लिए बनेगी समिति के अध्यक्ष थे, राम। अब उसमें 2 डेवलपमेंट हो रहे हैं। जब हम बात चल रही राम लुबाया समिति की तो हम 2 बातें और कर लेते हैं। राम लुबाया कमेटी की अनुशंसा के ऊपर राजस्थान में 19 नए जिले, 3 नए डिवीजन बनाए गए। तो बताओ सबको, राजस्थान में जो ही नई सरकार आई, नई सरकार ने आते ही नए जिलों के पैरामीटर तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम ललित के पवार कमेटी। कौन सी कमेटी है? एक कमेटी बनाई जिसका नाम था ललित के पवार कमेटी। नए जिलों को रिव्यू करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनेगी। क्या बनेगी? मंत्रिमंडल की उप समिति बनेगी। उप समिति का मतलब होता है कि मंत्रिमंडल के कैबिनेट से कुछ मिनिस्टर्स को उस कमेटी का मेंबर बना दिया। तो आप सभी को पता हो कि नए जिलों को रिव्यू करने के लिए जो कैबिनेट की सब कमेटी बनी है उसके पहले चेयरपर्सन तो कौन थे? प्रेमचंद बैरवा। और अभी कौन है? मदन दिलावर। प्रेमचंद बैरवा जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो राजस्थान के करंट डिप्टी सीएम है, उनकी जगह पर मदन दिलावर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, जो राजस्थान के पंचायती राज मंत्री है, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। उस कमेटी के 4 कैबिनेट मंत्री मेंबर है। तो 4 कैबिनेट मंत्री पहले मेंबर है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दूसरे हैं कन्हैयालाल चौधरी, तीसरे हैं हेमंत मीणा, चौथे हैं सुरेश रावत। कौन है? यानी उसमें 4 तो कैबिनेट मिनिस्टर है और एक कैबिनेट मंत्री को उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कुल कितने लोग हैं? 5। मैं वापस पूछ रहा हूँ, नई जिले किस कमेटी के अनुसार बनेंगे? राम लुबाया। नई जिले के पैरामीटर तय करने के लिए कौन सी कमेटी बनी? ललित के पवार। ललित के पवार पहले क्या रह चुके हैं? आरपीसी के चेयरमैन। क्या रह चुके हैं? आरपीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। राजस्थान स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में, उसके वीसी भी रह चुके हैं और राजस्थान कैडर के आईएएस थे। कौन से कैडर के आईएएस थे? राजस्थान में नए जिलों को रिव्यू करने के लिए जो कैबिनेट की सब कमेटी बनी, जो मंत्रिमंडल की उप समिति बनी, उसके चेयरपर्सन पहले कौन थे? प्रेमचंद बैरवा। अभी कौन है? मदन। इनमें से कौन वो जो सब कमेटी है उसका मिनिस्टर मेंबर नहीं है? सुरेश रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह है, ठीक है। और चौथे कौन है? कन्हैयालाल चौधरी। हालांकि आपको डीप में जाकर कोई नहीं पूछेगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इंडस्ट्री और आईटी मिनिस्टर है, कन्हैयालाल चौधरी पीएचडी मिनिस्टर है, सुरेश रावत वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है, और हेमंत मीणा जो राजस्थान के रेवेन्यू एंड कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर है, राजस्व व उपनिवेशन मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग। और ये तीनों कमेटी जो उनके बारे में आपको याद रखना है। हालांकि बाद में वापस आएंगे पर मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बता दिया आपको। इतनी बात समझ गए? अब मुझे कुछ क्वेश्चन के जवाब दो। इसका मतलब अगर उनके जवाब दे दोगे इसका लाभ तैयार है, देना देंगे। इनके जवाब दे दोगे ना? राजस्थान में पहली बार पंचायती राज चुनाव कब हुए थे? अब तक कितनी बार हो गए? अर्बन लोकल बॉडी चुनाव 13 बार। लास्ट टाइम कब हुए थे? 2021। कितने अर्बन लोकल बॉडी में? राजस्थान में लास्ट टाइम पंचायती राज चुनाव कब हुए? 2020। कितने जिलों में? 21। बताओ देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? असत्य कथन है। इसका हेड आईएएस होता है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, सही है क्या? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इस दूसरा असत्य कौन सा है? दूसरा स्टेटमेंट कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा कौन अपॉइंटमेंट करता है? गवर्नर। और रिकमेंड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब भी गलत है। इसका आंसर कौन सा गलत है? केवल भी। ये क्वेश्चन आ रखा है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे आरपीसी ने पूछ रखे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? बी। कौन सा राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग नहीं रहा? कौन है इसमें? सगीर अहमद। सगीर अहमद क्या रह चुके हैं? SHR से दूसरे चेयरमैन है। सगीर अहमद राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है, एकमात्र अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट से थे। ये वही है। कौन है? सगीर अहमद। सही क्रम बताओ देखिए, सबसे पहले कौन से इनमें से? नेकराम बसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, DBCA। कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा DBCA। इन स्टेटमेंट को देखिए। पहले राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय आयोग है।
3 मेंबर है क्या? ये तो 1 मेंबर है। पहला स्टेटमेंट गलत है। हालांकि इसमें पूछ रहा है कि सही कथन कौन से है। अब आप सबको, आप लोग तो विद्वान लोग हैं, आप सभी को पता है कि हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों में आ गया। दूसरा, इसका एक सचिव होगा जिसको राज्य निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं, पढ़ा था हमने भी। जुलाई 1994 में से गठन हुआ। सही है। कौन सही है? बी और सी। बी और सी सही है। इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी वैधानिक संस्था है, किस एक्ट से बनी हुई है? लोकायुक्त क्या है? सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या? नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका आंसर क्या होगा? एबीडी, एबी और डी। देखो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं। दूसरा, स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी का निर्धारण करना है। तीसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन का काम इसका है, ये नहीं है। चौथा, चुनाव आयोग जो डिलिमिटेशन मामले में सलाह देगा, इसका आंसर क्या होगा? अरे क्या पूछा इसमें? कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी, केवल सी। एबीडी तो काम है। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें हमेशा जो पहली बार एग्जाम देंगे आप में से, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हम जीवन में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए हम नहीं को भी क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। और उसमें उसका भी ऑप्शन होगा, उसका भी जानबूझकर ऑप्शन देगा। तो हमें हमेशा देखना, जैसे कई बार क्या होगा, ऐसे देखे स्टेटमेंट पर विचार कीजिए और यहाँ लिखेगा ऐसा ऐसा कथन कौन सा है, 4 लिखने के बाद, और कई बार ऊपर लिख देगा। तो हमेशा हमें हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे मतलब 180 मिनट है। 180 मिनट पूरे नहीं होंगे, लास्ट में आधा घंटा तो आदमी बैठा रहता है, 2-4 गलत करता बैठा बैठा कि मैं क्या करूं, बैठे बैठे क्वेश्चन निकल लेता हूं, नहीं आ रहा तो भी करके देखता हूं। देखिए, कोई कीर्तिमान तो होता है ना आदमी के। आगे देखो, इन कथनों विचार कीजिए, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और रेजिग्नेशन में राज्यपाल को देगा। अब यहाँ पर पूछा है सत्य कथन, तो पहला तो सही है। दूसरा, इसकी नियुक्ति 5 या 62 डी है क्या? तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बी। इसके बदले स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से मिलते हैं। तो पूछा है असत्य कथन कौन सा है? कौन सा है? केवल बी। अब आगे चलेंगे। इसका मतलब ये कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आपने इस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा। और मैं जानबूझकर वही क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनके जवाब दे दोगे, जानबूझ के नहीं क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर मान के चलो कि 2 स्टेटमेंट परमानेंट इनके, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जब भी पूछते हैं तो इनको 2-3 स्टेटमेंट परमानेंट करके उन्होंने, एक तो 1 मेंबर कमीशन है और इसी जुलाई 1994 में स्थापना हुई, उसी को बदलते रहते हैं। जुलाई को दिसंबर कर देंगे, दिसंबर को जनवरी कर देंगे, ये 2 परमानेंट स्टेटमेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पूछ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पर लिखी हुई है। तो पहली बात उसमें लिखी हुई कि राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की पंचायती राज संस्थाएं काम करी। पहली ग्राम पंचायत है, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी कौन सी है? जिला परिषद। तीनों संस्थाएं। राजस्थान में प्रोविजन है कि 3000 वोटर पर एक ग्राम पंचायत बनेगी और कम से कम उसमें 9 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे? 9। 3000 वोटर्स होंगे, 3000 मतदाता होंगे, वहां पर 9 वार्ड बनाए जाएंगे और हर 1000 वोटर के ऊपर कितने वार्ड बढ़ जाएंगे? 2। हर 1000 जनसंख्या के ऊपर 2 एडिशनल वार्ड होंगे। जैसे मान लो मैं कहूं कि आपकी ग्राम पंचायत में वोटर्स 5000 है, तो आप मुझे बताओ उसमें वार्ड कितने होंगे? 13 होंगे। 11 कैसे होंगे? 4000 पर 2 और 5000 पर 2 और बढ़ गए, कितने हो गए? 4 और बढ़ गए, 9 और 4 13। हालांकि मैथमेटिक्स पूछेगा नहीं कोई आपको। इधर देखो बाकी राजस्थान में पंचायत समिति को लेकर प्रोविजन है कि राजस्थान में पंचायत समिति बनेगी 1 लाख की पॉपुलेशन पर, उसमें कम से कम वार्ड होंगे 15। कितने वार्ड होंगे? और हर 15000 के ऊपर 2 एडिशनल वार्ड होंगे, यानी 1 लाख पर कम से कम 15 वार्ड होंगे और हर 15000 की पॉपुलेशन में कितने वार्ड बढ़ जाएंगे? 2 वार्ड। मैं कहूं कि आपके पंचायत समिति की जनसंख्या है 1,30,000, तो उसमें वार्ड कितने होंगे? 19 होंगे। कि 30,000 के ऊपर हर 15,000 पर 2 वार्ड बढ़ेंगे, 30,000 कितने बढ़े? 4। तो 15,000 15 तो ऑलरेडी थे, 4 और बढ़ के कितने हो गए? 19। राजस्थान में जिला परिषद को लेकर प्रोविजन है कि 4 लाख के ऊपर कितने वार्ड होंगे? 17 वार्ड होंगे और हर 1 लाख के ऊपर कितने वार्ड बढ़ जाएंगे? 2 वार्ड। तो आगे पूछूं कि राजस्थान में ग्राम पंचायत 3000 की पॉपुलेशन में कितने वार्ड होते हैं? 9। हर 1000 पर कितने एडिशनल वार्ड होंगे? 2। राजस्थान में पंचायत समिति कितने पॉपुलेशन बनती है? 1 लाख, कितने वार्ड होते हैं? हर 15,000 पर कितने वार्ड बढ़ेंगे? 2। जिला परिषद 4 लाख की पॉपुलेशन में कितने वार्ड? हर 1 लाख पर कितने वार्ड बढ़ जाएंगे? 2। ये राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को बनाने के पैरामीटर है, बनाने के मापदंड है। हालांकि इसमें सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन भी दे सकती है। कई बार 5 वार्ड की ग्राम पंचायत होगी, कई बार 6 वार्ड की ग्राम पंचायत होगी, वो तब होगी जब राज्य सरकार कहते थे नियमों में शिथिलता। ये जो रूल्स बने हुए हैं रिलैक्सेशन देने का अधिकार केवल किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी पाली और भीलवाड़ा को राजस्थान में नगर निगम बना दिया, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने का पैरामीटर ये है कि उस अर्बन एरिया की पॉपुलेशन कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। तो ये पाली और भीलवाड़ा शहर की नहीं है, लेकिन सरकार ने उस आदेश में लिख रखा नियमों में शिथिलता देते हुए, जो रूल्स है उनके अंदर रिलैक्सेशन देते हुए क्या बना दिए? 2 नई नगर निगम। कितनी हो गई है? 13। वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज संस्थाएं। पहला सेक सबको क्लियर है क्या? अब देखो आरपीसी है, किस चर्चा करेंगे? आरपीसी। आप सभी लोगों को जो हमने आरपीसी पढ़ी थी, तो मैंने आपको कहा राजस्थान में आरपीसी बनने से पहले रियासतों में खुद के पब्लिक सर्विस कमीशन थे। यानी रियासतों के अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉय काम करा करते थे, उन एम्प्लॉय की भर्ती के लिए उन्होंने अपनी रियासत में पब्लिक सर्विस कमीशन बना रखे थे। ऐसी रियासत 3 थी। कितनी रियासत थी? यानी 3 रियासत ऐसी थी जिनके खुद के पब्लिक सर्विस कमीशन थे। कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। और सबसे पहले अगर कहीं पर रियासत में पब्लिक सर्विस कमीशन बना तो कौन सा था? जोधपुर। मैंने आपको ये भी कहा कि एक रियासत ऐसी थी जिसके खुद का सिलेक्शन कमेटी थी, वो कौन सी थी? उदयपुर। आगे पूछे राजस्थान लोक सेवा बनने से पहले राजस्थान में कुल कितने लोक सेवा थे? 3। कितनी रियासत के अंदर एक कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी? 1। कौन सा है? उदयपुर। मैं कहूंगी इनमें से आरपीसी बनने से पहले किस रियासत के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था? बीकानेर, हाँ या ना जवाब देना है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर नहीं था, वहां सिलेक्शन कमेटी थी, सिलेक्शन कमीशन नहीं था, आयोग नहीं था। क्या बनी हुई थी? समिति। अब आरपीसी को बनाने के लिए अब आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान लागू है। हालांकि भारतीय संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 कब लागू है, लेकिन उससे पहले राजस्थान सरकार जो है वही चाहती थी कि इन सभी पब्लिक सर्विस कमीशन को मर्ज किया जाए, राजस्थान सरकार के लिए एक कमीशन हो जो भर्तियां करवाए।
आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 16 अगस्त 1949 तक 16 अगस्त 1949 तक ये तीनों कमीशन काम कर रहे थे, यानी रियासतें खुद के भी काम कर रहे थे। तो राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर एक यूनिफाइड तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर एक एकीकृत कमीशन बनाने की बात की, भाई एक कमीशन हो जो पूरी राजस्थान सरकार के लिए भर्तियां करवाए। तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। सरकार क्या लेकर आई? राजस्थान सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। ऑर्डिनेंस जो उसका नाम है द आरपीएससी ऑर्डिनेंस। कब का है? 1949। हालांकि मैं बात करेंगे आरपीएससी प्रावधान पर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक करती है, लेकिन प्रोविजन तो कब किए थे? 26 जनवरी 1950 के बाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू होने से पहले आरपीसी बन चुकी थी क्या? बन चुकी थी। आरपीसी किसके द्वारा बनाया गया? अध्यादेश के द्वारा। अध्यादेश का नाम क्या है? द आरपीएससी ऑर्डिनेंस 1949, आरपीएससी अध्यादेश 1949। अब इसमें आपको 3 डेट याद रखनी है। पहली डेट है 16 अगस्त को ऑर्डिनेंस जारी हुआ। 16 अगस्त 1949 को ऑर्डिनेंस अध्यादेश क्या किया गया? जारी। और इसी दिन जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ, इसी दिन वो तीनों रियासतों के पब्लिक सर्विस कमीशन, कौन कौन सी रियासत है? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ उसी दिन ये तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हो गए? समाप्त। ये तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोमेटिकली अबॉलिश हो गए। और इस ऑर्डिनेंस को 20 अगस्त यानी 4 दिन बाद 20 अगस्त 1949 को इस ऑर्डिनेंस को पब्लिश किया गया, इसका प्रकाशन किया गया। हालांकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब माना गया? 22 दिसंबर 1949। और इसकी स्थापना कहां पर मानी गई है? जयपुर। आरपीसी को एस्टेब्लिश किया गया था जयपुर में। हालांकि इसको बाद में अगस्त 1958 में, मैं लिखूंगा भी आपको, एक नंबर 1956 नहीं है, मैं लिखना पड़ेगा अगस्त 1958, क्योंकि आरपीसी की खुद की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आरपीसी को हम अगस्त 1958 में कहा लगे जयपुर से जोधपुर अजमेर। और ऐसा उन्होंने किया कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जिसका नाम है सत्यनारायण राव। सत्यनारायण। तो जब आरपीसी को 22 दिसंबर 1949 को कहा बनाया गया जयपुर में। हालांकि मैंने आपको कहा कि अगस्त 1958 में, कब की बात है? अगस्त 1958 में आरपीसी कहां पर ले गए? अजमेर ले गए। वो एक नंबर 1956 काट देना। अब आरपीसी खुद ही आरपीसी की एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आरपीसी को अगस्त 1958 में कहा ले गए? अजमेर ले गए। और अगस्त 1958 में अजमेर लेकर गए थे एक कमेटी के अनुसार, जिसका नाम क्या है? सत्यनारायण राव। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें पता लगी कि आरपीसी का प्रावधान हमारे मूल संविधान में या आरपीसी को क्या संविधान के अनुसार स्थापित किया गया? नहीं, आरपीसी को एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार के लिए कराई और अध्यादेश। अध्यादेश का नाम क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949। क्या आरपीसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया? ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 16 अगस्त 1949 को। इस दिन कौन से 3 पब्लिक सर्विस कमीशन समाप्त हो गए? अब एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, कहां पर? जयपुर में। और आरपीसी को स्थापित कब किया गया? 22 दिसंबर 1949 को। कहां स्थापित किया गया? जयपुर। आरपीसी को अजमेर कब ले गए? अगस्त 1958। किस कमेटी ने रिकमेंड किया? सत्यनारायण राव। ये तो बात है 1949 की। अब हम जाएंगे 1950 में कि अगले साल आप सभी को पता है कि आर्टिकल 315 से लेकर 323, कौन सा आर्टिकल है? 315 से लेकर 323 तक आरपीसी प्रावधान किए गए। इसमें यूपीएससी भी है, इसी में आरपीएससी है और इसी में जेपीएससी है। कौन सा आर्टिकल है? 315 से लेकर 323। जेपीएससी का मतलब समझ गए? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये तीनों कमीशन के प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में? 315 से लेकर 323। मैं भी एक एक आर्टिकल बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आरपीएससी चूंकि इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कैसा है? संवैधानिक है। इसलिए कैसा आयोग है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, एक संवैधानिक आयोग है। आरपीसी के साइड पर लिखा हुआ है कि आरपीसी 3 आर्टिकल लागू करती है। आरपीसी का संबंध भारतीय संविधान के 3 आर्टिकल से 16, 234, 315 से 323। तो ये तो हमने पढ़ लिया, भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। 315 323 तक के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना 16, 234 इनका संबंध कैसे है? 16 पे बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी कि सभी को कौन सी समानता मिलनी चाहिए? अवसर की समानता। तो आरपीसी की जिम्मेदारी कि सभी को अवसर की समानता उपलब्ध करवाए। आर्टिकल 234 में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने, जब हमने जिला प्रशासन पढ़ा था तो मैंने आपको कहा कि हमारे मूल संविधान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट टर्म है वो केवल एक आर्टिकल में यूज हुआ है। कौन सा आर्टिकल है? 233 में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसको पढ़ना नहीं, मैं तो एक बता रहा हूं आपको कि आर्टिकल 233 में 234 से ठीक पहले आर्टिकल कौन सा है? 233। उसमें लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको अपॉइंट करने का अधिकार किसको होगा? राज्यपाल को। आर्टिकल 234 में लिखा हुआ है कि इसके अलावा जितना भी स्टाफ लोअर कोर्ट में काम करता है, स्टाफ का मतलब लोअर कोर्ट में आप जाओगे क्लर्क भी होते हैं, वहां जज होते हैं, रीडर भी होंगे, स्टेनोग्राफर भी होंगे, बहुत सारा स्टाफ होगा। 234 में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जितना भी स्टाफ न्यायालयों में काम करता है उनकी भर्ती राज्यपाल वैसे करवाएगा जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइस करे। न्यायाधीशों के अलावा न्यायालय में काम करने वाले कर्मचारी जो है उनकी भर्ती राज्यपाल उस पद्धति से, उस मेथड से करवाएगा विच इज एडवाइज बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और आरपीसी। आरपीसी जैसे सलाह देगी वैसे राज्यपाल न्यायाधीशों के अलावा जो एम्प्लॉय कोर्ट में काम करते हैं उनकी भर्ती राज्यपाल करवाएगा। किस सलाह से? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या आरपीसी। इसलिए 234 का संबंध भी किससे है? आरपीसी से। कि आरपीसी की एडवाइस पर राज्यपाल कोर्ट के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी भर्ती करवाता है। इसलिए 234 का संबंध भी किससे है? आरपीसी से। 16 का संबंध भी किससे है? आरपीसी से। और 315 से लेकर 323 सभी आर्टिकल का संबंध किससे है? आरपीसी से। मैं आपको कहूं कि आरपीसी को स्थापित किया गया जयपुर में, सही बात है क्या? आरपीसी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई। आरपीसी को अगस्त 1958 में अजमेर ले गए। इसकी रिकमेंडेशन करने वाली कमेटी का नाम बीआर पटेल कमेटी है, सही है क्या? कौन सी कमेटी थी? सत्यनारायण राव। इतनी बात समझ गए? अब आरपीसी को चलाने के लिए, जिस प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमीशन को चलाने के लिए मैंने आपको कहा कि नियम बनाए गए 94 में, बताया था मैंने आपको, और उनको इंप्लीमेंट किया गया था 15 जून 1994 को। उसी तरीके से आरपीसी को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। वो नियम जो है दो तो है 1951 के। दो नियम तो कब के हैं? 1951 के, जिनको जारी किया गया राष्ट्र प्रमुख के द्वारा। किसके द्वारा? या वो नियम बनाए गए किसके द्वारा? राष्ट्र प्रमुख के द्वारा। क्यों? क्योंकि 1951 में कौन हुआ करता था? राष्ट्र प्रमुख। राजस्थान के अंदर 1949 से लेकर 1956 तक कौन सा पद हुआ करता था? राष्ट्र प्रमुख। और राजस्थान के पहले और आखिरी राष्ट्र प्रमुख कौन थे? स्वाभिमान सिंह सेकंड।
जो नियम बनाया गया कब का है 1963 का। ये किसने बनाया होगा? राज्यपाल ने, क्योंकि उस समय कौन सा पद आ गया था? राज्यपाल। 1975 में आरपीसी चलाने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, और आप सभी को पता है ऑर्डिनेंस कब लेकर आते हैं? जब सेशन नहीं चल रहा हो। इसी ऑर्डिनेंस को सरकार ने अगले साल पास करवा लिया और 1976 में ये ऑर्डिनेंस क्या बन गया? एक्ट। तो आरपीसी जो आज काम कर रही है वो दो नियम तो 1951 के हैं, एक नियम 1963 का है, एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस का कब का? 1975 का, और एक कानून कब का है? 1976 का। अगर आपको इनको पढ़ना हो, यानी इनके बारे में इनके नाम पढ़ने हो, तो आप कुछ नहीं करना, आरपीसी साइट पर जाना है। बताऊं क्या आपको? पर कुछ नहीं, ये पूछ भी रहे हैं आजकल, आप कुछ नहीं करना, सीधा ये आरपीसी साइट पर गए, ये आरपीसी, ये तो और आरपीसी है, ये आरपीसी साइट पर चले गए, हालांकि खुलने की संभावना बहुत कम है, हो सकता है क्या? हाँ, ये आरपीसी साइट पर जनरल में जाकर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना, बस ये लिखा हुआ है, ये 4 लाइन आप भी पढ़ लेना। जितने भी आरपीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादातर इन 4-5 लाइन में, सारे मैं तो बता ही रहा हूँ सारे आपको भी, लेकिन ये 5 लाइन है हिंदी में यहाँ पर है। ये तो 1951 के दोनों नियम है, ये 1963 का नियम है, ये 1975 ऑर्डिनेंस है, और ये 1976 का कानून है। ये सेम बात इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई है, ये दोनों तो है नियम, और ये 1975 ऑर्डिनेंस और 1976 का कानून। 1951 वाले में सीधा लिखा हुआ है, राष्ट्र प्रमुख ने ये इशू किया। अब आरपीसी ने भी 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें लिख रखा था कि आरपीसी को चलाने के लिए 1951 में 2 नियम बनाए गए, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए। स्टेटमेंट गलत है? सही है? गलत है। किसने बनाए थे? राष्ट्र प्रमुख ने। मेरी बात समझ में आ गई? ये कुछ नहीं करना, इस पर साइट पर जाएंगे, ये जनरल में जाते ही प्रोफाइल पर क्लिक करना, 5 लाइन पढ़ लेना, जब आप आज आधे घंटे जाकर इन 4-5 कमीशन को देखोगे। समझ में आएगी मेरी बात? अब हमने आरपीसी को तो बना दिया, आरपीसी तो बन गया, और आरपीसी को जब बनाया गया तब इसमें एक तो चेयरमैन का प्रोविजन था, और मेंबर कितने हुआ करते थे? 2। तो आप सभी को पता है कि आरपीसी के पहले चेयरमैन कौन थे? एस.के. घोष, जिनका नाम है शरद कुमार घोष। कौन थे? पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन थे? अमर सिंह राठौड़। तो एस.के. घोष को इसका चेयरपर्सन बनाया गया, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, जो कि उच्च न्यायालय के रह चुके थे मुख्य न्यायाधीश। 2 मेंबर जो थे उन दोनों के नाम याद रखने आपको। ये दोनों मेंबर के नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये जो मैंने भी आपको बताया था ना आरपीसी के बारे में, बस यही इस प्रोफाइल में लिख रखा है दोनों के नाम। एक का नाम तो था एन.आर. चांडोरकर और एक का नाम था देवी शंकर तिवारी, ये लिख रखा है इसी में। ये भी एक बार पूछ लिया आरपीसी ने कि आरपीसी को जब एस्टेब्लिश किया गया तब इसके अंदर एक चेयरपर्सन था जिसका नाम था एस.के. घोष, 2 मेंबर थे, एक थे देवी शंकर तिवारी जिनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। देवी शंकर तिवारी बाद में जाकर आरपीसी के चेयरमैन बने, और आरपीसी के चेयरमैन के रूप में मैक्सिमम टेन्योर उन्हीं का है। आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में 1951 से लेकर 1958 तक लगातार 7 साल तक काम किया। आरपीसी के चेयरपर्सन के रूप में मैक्सिमम टेन्योर भी किसका है? देवी शंकर तिवारी, जो कि आरपीसी के फाउंडिंग मेंबर है, जो कि आरपीसी के संस्थापक सदस्य हैं। और दूसरे मेंबर का नाम है एन.आर. चांडोरकर। क्या नाम है? एन.आर. चांडोरकर। तो आरपीसी के पहले अध्यक्ष एस.के. घोष, आरपीसी के 2 संस्थापक सदस्य कौन थे? देवी शंकर तिवारी, एन.आर. चांडोरकर। यहाँ तक हमने आरपीसी को बना दिया। आज आरपीसी के अंदर हम चर्चा करेंगे आगे। आज आरपीसी के अंदर 1+7 का प्रोविजन है। किसका प्रोविजन है? 1+7। आज आरपीसी के अंदर एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों का प्रावधान है, जो किया गया था 2011 में। 2000 आरपीसी में 2011 से एक चेयरमैन और 7 मेंबर के प्रोविजन है। कितने मेंबर हैं? 7। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अब मैं इसको तो नहीं छोड़ रहा हूँ एक बार। अब हम जाएंगे 315 से लेकर 323 तक के सारे आर्टिकल, तो आपको याद होने चाहिए, उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, उनमें भी कोई प्रश्न आ सकता है। करेंगे चर्चा। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आरपीसी में नंबर ऑफ मेंबर ओनली कैन बी इंक्रीज बाय गवर्नर। आरपीसी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल किसको है? राजस्थान के राज्यपाल को। ये अधिकार उसको एक विनियम के तहत दिया गया, रेगुलेशन के तहत दिया गया, जो कब का है? 1974 का, 1974 का। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? वापस सारी बातें पूछूंगा आपसे वापस, इतना मान लो कि समझ गए सभी लोग? ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ आरपीसी में आर्टिकल 315 से लेकर 323, 315, 316, हालांकि बड़े आर्टिकल हैं। 315 में 3 आर्टिकल देखने। कितने आर्टिकल देखने? 3 देख लो, 4 देख लो। 315 में 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 315 1 है, एक 315 2 है, और एक 315 4। ये 3 आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। 315 1 में तो लिखा होगा कि हर राज्य के अंदर क्या होगा? एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो मैं ये पूछा होगा आरपीसी के प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है? 315 1 में। 315 2 में लिखा होगा कि 2 राज्य जो है उनके लिए अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर संसद चाहे, तो क्या बना सकती है? जेपीएससी। ये 2 राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन सकता है। जैसे जयपुर, राजस्थान गुजरात है, राजस्थान पंजाब है, राजस्थान मध्य प्रदेश है, इन 2 राज्यों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा, जिसका नाम क्या होगा? जेपीएससी। कौन सा आर्टिकल प्रावधान है? 315 2। 315 4 में लिखा होगा कि कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके काम यूपीएससी भी कर सकती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके निर्देश पर, राष्ट्रपति निर्देश पर, कि कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीसी जो आरएस का एग्जाम करवाती है, आरपीसी का आरएस एग्जाम यूपीएससी भी करवा सकती है, लेकिन वो तभी करवाएगी जब उसको डायरेक्शन कौन दे? राष्ट्रपति। ये किसी भी राज्य लोक सेवा के कार्य संघ लोक सेवा द्वारा संपादित किए जा सकते हैं, बशर्ते उसको राष्ट्रपति निर्देश प्रदान करे, प्रेसिडेंट के डायरेक्शन। आपको पूछिए आरपीसी प्रावधान कौन सा है? जेपीसी प्रोविजन 315 2। आरपीसी का एग्जाम यूपीएससी भी करवा सकती है, राष्ट्रपति निर्देश पर कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? 315 4। इस बात से, इतनी बात सभी लोग सहमत हो गए? तो 315 के अंदर बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोविजन है, लोक सेवा के प्रावधान है। उसके बाद है 316 1। कौन सा आर्टिकल है? 316 1 के अंदर 2 बातें हैं। पहली तो क्वालिफिकेशन है, पहली तो योग्यता है, और दूसरा अपॉइंटमेंट है, दूसरी नियुक्ति। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अंदर केवल किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आधे सदस्यों की योग्यता लिखी हुई है कि 50% मेंबर ऐसे होंगे जिन्होंने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कितने साल काम किया? 10 साल। हमारा संविधान इस बात को लेकर मौन है, साइलेंट है कि 50% मेंबर कौन होंगे। यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर मैं आपको आज कहूं तो टोटल चेयरमैन सहित कितने लोग? 8 लोग हैं। 8 में से 4 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे जिन्होंने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम से कम 10 साल काम किया। लेकिन आधे सदस्य कौन होंगे? 4 सदस्य कौन होंगे? इसको लेकर हमारा संविधान क्या है? मौन है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सबसे पहले तो किस आर्टिकल में अमेंडमेंट करना चाहिए? 316 1 में। सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना चाहिए कि सभी पदों पर कौन नियुक्त होंगे। तो 4 लोग जिनके बारे में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन होंगे, जिनके बारे में लिखा हुआ नहीं है, वहीं पर गड़बड़ होती है। यहीं पर क्या होती है? गड़बड़।
तो हमें क्वालिफिकेशन सर्टेन करनी चाहिए, योग्यता निश्चित करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि 8 सदस्य कौन होंगे, पहली बात। दूसरा, हमारे संविधान के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मेंबर चेयरपर्सन की एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। हमारा संविधान इस बात को लेकर मौन है कि जो चेयरपर्सन होगा आरपीसी का, जो अध्यक्ष होगा, जो सदस्य होंगे, उनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसको लेकर हमारा संविधान क्या है, मौन है। इवन इसमें ये भी लिखा हुआ नहीं है कि 10 साल किस पद पर काम किया हो, 10 साल का अनुभव होना चाहिए किसके साथ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हर कोई है, इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो कि सरकार 10 साल काम कर चुका है, चाहे किसी भी पोस्ट पर आओ, वो आरपीसी का चेयरमैन मेंबर बन सकता है। संविधान तो ये कहता है, ये कहता है। और 316(1) में अपॉइंटमेंट बता रखा है, और आप सभी को पता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राज्यपाल। डायरेक्शंस कहां से मिलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा और अपॉइंटमेंट कौन कर देगा, राज्यपाल। तो आर्टिकल 316(1) के अंदर दो बातें हैं, आरपीसी के चेयरपर्सन मेंबर बनने की योग्यता और दूसरा इसके अंदर नियुक्ति। 316(1)(a) बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है एक्टिंग चेयरपर्सन के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है, एक्टिंग चेयरपर्सन के बारे में लिखा हुआ है। एक्टिंग चेयरपर्सन का मतलब क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब है जब अध्यक्ष का पद खाली हो तो मेंबर में से किसी मेंबर को क्या बनाते हैं, एक्टिंग चेयरपर्सन। जो आरपीसी में वर्तमान में, आरपीसी के वर्तमान में एक्टिंग चेयरपर्सन ये जो कौन है, कैलासन मीणा है, क्योंकि आरपीसी के 39 चेयरपर्सन है। कौन चेयरपर्सन है, जो आरपीसी के 39वें अध्यक्ष है। और पहली बार जिस व्यक्ति को आरपीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया कौन थे, एल.एस. जोशी। कौन थे, तो आगे पूछे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले एक्टिंग चेयरपर्सन कौन थे, एल.एस. जोशी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, कैलासन मीणा, कैलासन मीणा। कौन से मेंबर है, कौन चेयरपर्सन है, 39वें, रिटायर्ड आईएएस है। कौन सा आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस। अब जाएंगे हम 316(2) की ओर। तो 316(2) में बेसिकली लिखा हुआ है कार्यकाल। क्या लिखा हुआ है, टेन्योर। कार्यकाल लिखा हुआ कि आयोग में जो चेयरपर्सन मेंबर होंगे, कार्यकाल क्या होगा, 62 वर्ष जो भी पहले हो, 665 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 62 वर्ष में जो पहले होगा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 316(2) में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोविजन है कि आप सिमिलर पोस्ट पर रिपॉइंट नहीं हो सकते, कि आप उसी पद पर क्या नहीं हो सकते, रिपॉइंटमेंट नहीं। उसी पद का मतलब क्या है, अगर मान लो चेयरपर्सन है तो उसी कमीशन के अंदर क्या नहीं हो सकते, चेयरपर्सन। आरपीसी का मेंबर है, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट नहीं हुई। जैसे मान लो मैं मेंबर हूँ आरपीसी का, मैं क्लास वेरियड में बनूंगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन में बनूंगा, आरपीसी मेंबर हूं मैं, मेरा टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन मेरी एज 55 साल ही हुई है, तो क्या मैं मेंबर बन सकता हूं वापस, नहीं। उसी सिमिलर पोस्ट के ऊपर जिस पर आप रह चुके हैं, आपका रिपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो क्या मैं चेयरमैन बन सकता हूं, बन सकता हूं। 316(2)(a) में लिखा हुआ इस्तीफा कि रेजिग्नेशन किसको देंगे, इस्तीफा उसको देंगे जिसने अपॉइंट किया, किसने अपॉइंट किया, राज्यपाल ने। तो उसका इस्तीफा जो है हमेशा आरपीसी चेयरमैन मेंबर किसको देंगे, राज्यपाल को। कौन सा आर्टिकल में, 316(2)(a), 316(2)(a। तो 315 के अंदर आरपीसी भी था, 315(1) में, 315(2) में जेपीएससी, 315(4) के अंदर आरपीसी काम कौन कर सकता है, यूपीएससी। लेकिन डायरेक्शन कहां से मिलनी चाहिए, राष्ट्रपति। 316(a) के अंदर दो बातें थी, एलिजिबिलिटी भी थी और अपॉइंटमेंट भी था, योग्यता भी थी, नियुक्ति भी थी। 316(1)(a) में एक्टिंग चेयरपर्सन था, आरपीसी के वर्तमान एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है, कैलासन मीणा। और हमें ये भी ध्यान रखना कि एक्टिंग चेयरपर्सन किसी को बना सकते हैं, उसमें सीनियरिटी की आवश्यकता नहीं होती, उसमें वरिष्ठता की आवश्यकता नहीं होती। कोई मेंबर जो है क्या बन सकता है, एक्टिंग चेयरपर्सन बन सकता है, सीनियरिटी की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कैलासन मीणा जो है उनसे सीनियर मंदू शर्मा भी है, उनसे सीनियर संगीता आर्या भी है, उनको बनाने के बजाय आरपीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन किसको बनाएगा, कैलासन मीणा। इसका मतलब कि मेंबर में से कोई भी क्या बन सकता है, एक्टिंग चेयरपर्सन। एक्टिंग चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करेगा, वो राज्यपाल। इसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी कौन जारी करेगा, हमेशा राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाएंगे। उसके बाद हमने कहा कि 317 तो अगर 317 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 317 में 317(1) है, 317(2) है और 317(3) है। तो 317(1) में लिखा हुआ है कि एक मामला जिसका नाम है मिसकंडक्ट, इसको बोलते हैं कदाचार। क्या है, और वैसे ओवरऑल अगर आप 317 को देखेंगे तो इसमें दो बातें हैं, इसमें टर्मिनेशन भी है, इसमें निष्कासन भी है और इसमें सस्पेंशन भी है, इसमें निलंबन भी है। टर्मिनेशन का मतलब परमानेंट बात कर देना, निलंबन का मतलब आपके ऊपर चार्जेस, आपके ऊपर आरोप है, इसलिए आपको रूटीन काम आप नहीं कर सकते। अगर आरपीसी का मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया तो ना तो इंटरव्यू ले सकता है, ना वो किसी एग्जामिनेशन प्रोसेस का पार्ट होगा, उसको सभी प्रोसेस से क्या करती है, बाहर करती है। लेकिन अभी भी आप आरपीसी के मेंबर हो, जैसे बाबूलाल कटारा जिनको सस्पेंड किया गया, अगर आरपीसी की साइट पर जाओगे तो अभी भी उनका नाम है, बस उनके नीचे लिख रखा सस्पेंडेड, नीचे क्या लिख रखा है, निलंबित, और दूसरा उनकी फोटो उठाती है वहां से। देखा क्या आप लोगों ने, रात उनकी फोटो है और उनके नीचे क्या लिख दिया, सस्पेंडेड लिख दिया, निलंबित लिख दिया। 317(1) में टर्मिनेशन जो होगा उसका बेसिस आधार उसका कदाचार होगा। उसके अलावा टर्मिनेशन जो है 317(3) में भी, जिसके आधार 3 है, बैंकरप्सी है, दिवालियापन है, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का पद है, और तीसरा है मानसिक विकृति, मेंटल डिसऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, मानसिक विकृति। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर की घोषणा जो है, मानसिक रूप से विकृत हो चुका व्यक्ति, इसकी घोषणा जुडिशरी करेगी, न्यायालय करेगा। कौन करेगा, न्यायालय। 317(1) में भी आरपीसी चेयरमैन मेंबर के निष्कासन है, 317(3) में भी टर्मिनेशन। इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें टर्मिनेशन राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति टर्मिनेशन करने से पहले एडवाइस लेगा किसकी, या किसकी जांच करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। क्योंकि अभी आरपीसी मेंबर बाबूलाल कटारा उनके खिलाफ चल रही है, कि बाबूलाल कटारा जो आरपीसी के मेंबर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जांच कर रहा है। कौन सा आर्टिकल में, 317। सुप्रीम कोर्ट जो जांच करेगा उसकी प्रोसेस लिखी हुई आर्टिकल 145 में। कौन सा आर्टिकल लिखी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जांच की जाएगी, उस इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, उस जांच की प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल लिखी हुई है, 145। तो आपको पूछे आर्टिकल 317(1) में आरपीसी मेंबर चेयरमैन को टर्मिनेट करने का आधार कितने हैं, एक ही है। कौन सा है, कदाचार। इसको बोलते हैं मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, कदाचार या दुर्व्यवहार। और 317(3) के अंदर 3 मामले हैं, पहला बैंकरप्सी है, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तीसरा मानसिक विकृति, मेंटल डिसऑर्डर। इन तीनों मामलों में सीधा कौन हटा देगा, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी जांच के। तो किस मामले में जांच होती है, कदाचार। 317(2) में लिखा होगा जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा, उस मेंबर को सस्पेंड करने का अधिकार, उस चेयरपर्सन को निलंबित करने का अधिकार किसको होगा, राज्यपाल को। तो यहाँ पर दो बातें आती है। पहली बात तो मेंबर चेयरपर्सन को टर्मिनेट कौन से दो आर्टिकल में करते हैं, 317(1), 317(3). 317(1) में कौन सा मामला है, 317(3) में कौन से 3 मामले, दिवालियापन, लाभ का पद, मानसिक विकृति। 317(1) में टर्मिनेशन राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किससे जांच करवाएगा,
317(3) में डायरेक्टली कौन टर्मिनेट कर देगा? राष्ट्रपति। आरपीसी चेयरमैन मेंबर को जांच के दौरान सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? हाल ही में किस मेंबर को सस्पेंड किया गया? आरपीसी मेंबर बाबूलाल कटारा। तो हमने 315, 316, 317। अगर हम बात करें आर्टिकल 318 की, तो 318 के अंदर है सेवा शर्तें, इसको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या बोलते हैं? सेवा शर्तें। सेवा शर्तों में 318 में लिखा है कि सेवा शर्तें कौन तय करेगा? आरपीसी की। राज्यपाल। The terms and conditions of RPSC is determined by governor. RPSC में सेवा शर्तें निर्धारित करने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन सा आर्टिकल में? 318 में लिखा गया कि टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर दो बातें शामिल होगी। पहला तो है आरपीएससी में सदस्य कितने होंगे, ये कौन तय करेगा? राज्यपाल। और दूसरा आरपीएससी में कर्मचारी कितने होंगे, ये भी कौन तय करेगा? राज्यपाल। तो आपको पूछे 318 के अंदर आरपीएससी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेवा शर्तें हैं उनको निर्धारित करने का काम किसका है? इसमें कौन सी दो बातें शामिल होती है? आरपीएससी मेंबर कितने होंगे ये, और दूसरा आरपीएससी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये दोनों कौन डिटरमाइन करता है, कौन फिक्स करता है? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में? 318। 319 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है जिसके अंदर रीअपॉइंटमेंट को डिफाइन कर रखा है कि आरपीसी का चेयरमैन और मेंबर कहां का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मालूम है कहूं कि ये तो आरपीसी खुद ही है, ये अदर पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको आप अन्य लोक सेवा कहते हैं, और ये है यूपीएससी। ये क्या यूपीएससी है? मैंने कहा कि आरपीसी में दो पद, एक तो चेयरमैन का, दूसरा मेंबर का। ओपीसी में दो पद है, चेयरमैन मेंबर। यूपीएससी में भी चेयरमैन और मेंबर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आरपीसी चेयरमैन की। तो आरपीसी चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट के बाद या टेन्योर कंप्लीट होने के बाद क्या आरपीसी का वापस चेयरमैन बन सकता है? क्या मेंबर बन सकता है? ये तो डिमोशन है। क्या आरपीसी का चेयरमैन दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन बन सकता है? हाँ, ये अपवाद है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये किसी भी लोक सेवा का अध्यक्ष उसी लोक सेवा में चेयरपर्सन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे लोक सेवा में अध्यक्ष अपॉइंट हो सकता है। आज राजस्थान लोक सेवा कोई भी अध्यक्ष हो, अगर उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाए तो आरपीसी का वापस चेयरमैन नहीं बन सकता, लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का बन सकता है, गुजरात लोक सेवा का बन सकता है, केरल लोक सेवा का बन सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन है। दूसरे लोक सेवा में किसी भी आयोग का चेयरपर्सन क्या बन सकता है? चेयरपर्सन, मेंबर बन सकता है। डिमोशन है। यूपीएससी चेयरमैन मेंबर दोनों प्रमोशन है, दोनों क्या है? प्रमोशन। अगर हम बात करें आरपीसी के मेंबर की, तो आरपीसी के मेंबर चेयरमैन बन सकता है? बन सकता है, प्रमोशन है। मेंबर वापस रिअपॉइंट होगा? नहीं। क्या दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरपर्सन बन सकता है? बन सकता है, प्रमोशन है। दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर नहीं। अगर यहाँ पर ये मेंबर दूसरे लोक सेवा का मेंबर बन सकता तो मैं यहाँ पर अपॉइंट लिखता। केवल एकमात्र एक्सेप्शन ये, किसी भी लोक सेवा का अध्यक्ष दूसरे लोक सेवा का अध्यक्ष रिअपॉइंट हो सकता है, लेकिन किसी भी लोक सेवा का मेंबर ना तो उसी कमीशन में ना दूसरे कमीशन में मेंबर रिअपॉइंट होगा। ये दोनों प्रमोशन है। यूपीएससी मेंबर और चेयरपर्सन दोनों बन सकता है। कौन? मेंबर। ये सारी बातें कौन से आर्टिकल लिखी हुई है? 319। उसके बाद है आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 में बेसिकली आरपीसी का काम है। आरपीसी के लिखे हुए कार्य कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 320। आर्टिकल 321 जो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आरपीसी को अगर कोई एडिशनल काम देना हो, जैसे आपने देखा होगा ईआरओ का एग्जाम जो है वो पहले करवाया था डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज को, लेकिन पिछला ईआरओ का एग्जाम आरपीसी ने खुद ने करवाया। तो आरपीसी को अगर कोई भी एडिशनल काम देना हो, वो काम देने के लिए अधिकृत केवल कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल। यानी पहले कानून बनाया जाएगा, पहले यहाँ पर एक बिल लाया जाएगा, बिल को पास करवा के कानून बनाया जाएगा, उस कानून के माध्यम से आरपीसी को एडिशनल काम दिया जाएगा। तो आरपीसी को एडिशनल काम देने का अधिकार केवल किसको है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल। आर्टिकल 322 में लिखा हुआ कि आरपीसी जो है उसके वेतन भत्ते, यहाँ पर काम करने वाले चेयरपर्सन मेंबर, इनके सैलरी अलाउंसेस कहां से मिलेंगे? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। वही राज्य कौन सी निधि है? संचित निधि। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन की सैलरी भी यहाँ से मिल रही थी? यहीं से मिल रही थी। इस बात सहमत हो क्या? और आप सभी को पता है कि चेयरमैन की सैलरी तो 2,25,000 और मेंबर की 2,15,000, लेकिन ये दोनों को सैलरी मिलती कहां से है? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, राज्य की संचित निधि से। 323 में हमें केवल आर्टिकल देखना 323(2). इस प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पूरे एक साल में काम करता है उसी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है। उसी प्रकार से आरपीसी ने कौन कौन से पिछले साल एग्जाम करवाए, कौन कौन से एग्जामिनेशन में रिफॉर्म किए, कौन कौन से परीक्षा में सुधार किए, आरपीसी ने कितने इंटरव्यू लिए, इसी रिपोर्ट बनाता। रिपोर्ट बनाकर इसको देगा राज्यपाल को, जिसको बोलते हैं वार्षिक प्रतिवेदन। क्या बोलते हैं? एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन, जो हमेशा किसको देगा? राज्यपाल को, राजस्थान के राज्यपाल को। ये आर्टिकल 315 से लेकर के हैं 323। तो आपको 315 323 आपने देख लिए। कौन से आर्टिकल के अंदर सेवा शर्तें हैं? 318। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन तय करता है? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में जीपीसी है? 315(2). कौन से आर्टिकल के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष के प्रावधान है? 316(1)(a). कौन अपॉइंट करेगा? राज्यपाल। क्या सीनियर मोस्ट मेंबर होना चाहिए? नहीं। अभी कौन है? कैलासन मीणा। कौन से चेयरपर्सन है? 39वें है कि नहीं है? आरपीसी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। वो नियम कब बना हुआ है? 1974। आरपीसी जो काम करती है उसके लिए 2 रूल कब बनाए गए? 1951 में। किसने बनाए? राज प्रमुख। तीसरा नियम 1963 में किसने बनाया? राज्यपाल। चौथा ऑर्डिनेंस कब का है? 1975। किसने जारी किया? राज्यपाल ने। और 376 के अंदर क्या बना दिया? कानून। है कि नहीं है? आरपीसी का काम यूपीएससी भी कर सकती है, लेकिन उसको डायरेक्शंस कहां से मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति से। कौन से आर्टिकल लिखा हुआ है? 315(4). आरपीसी के अंदर अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल लिखे हुए हैं? 316(1). है कि नहीं है? आरपीसी के अंदर टर्मिनेशन सस्पेंशन किसमें लिखे हुए हैं? 317। तो आरपीसी में टर्मिनेशन के प्रावधान कौन कौन से आर्टिकल में? 317(1), 317(3). 317(1) में कौन सा मामला है? कदाचार। कौन टर्मिनेट करेगा? राष्ट्रपति। किससे जांच करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट जांच कौन से आर्टिकल में करता है? 145। आरपीसी मेंबर चेयरपर्सन को सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। कौन से आर्टिकल में? 317(2). क्यों करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा हूं। कौन जांच कर रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट। आरपीसी को एडिशनल काम देने का अधिकार केवल किसको है? स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो राजस्थान विधानसभा को। कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? 321। आरपीसी में सैलरी अलाउंसेस कहां से मिलेंगे? राज्य की संचित निधि। कौन से आर्टिकल लिखा हुआ है? आरपीसी क्या काम करेगी? कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? 320, 300, तो 315, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। इनके अलावा कौन से 2 आर्टिकल है जिनका संबंध आरपीसी से? 16 और 234।
आरपीसी को जो बनाया गया इसका कार्यालय कहां पर था? जयपुर। आरपीसी को एस्टेब्लिश कब किया गया? 22 दिसंबर 1949। क्या आरपीसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया? कब का ऑर्डिनेंस है? 1949 और अध्यादेश 1949 का। आरपीसी को अजमेर कब ले गए? अगस्त 1958। आरपीसी को जो बनाया गया इसमें कंपोजिशन क्या था? 1+2 1 प्लस आज कितना है? कब से है? 2011। आरपीसी में सदस्यों संख्या कौन बढ़ाएगा? राज्यपाल। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि आरपीसी में हो सकता है सरकार नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाए, दोगुनी भी कर सकती है, लेकिन हालांकि भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मेंबर जब भी बढ़ेंगे वो बढ़ाने का अधिकार केवल किसको है? राजस्थान के राज्यपाल को। और राजस्थान का राज्यपाल ये कौन से नियम के अंतर्गत करता है? रूल ऑफ 1974। ये हमने 315 से लेकर 323 तक के सारे आर्टिकल देख लिए। आरपीसी बनने से पहले कितनी रियासतों में खुद की पब्लिक सर्विस कमीशन थे? सिलेक्शन कमेटी कहां थी? उदयपुर। कहां पर थी? राजस्थान का सबसे पहला पब्लिक सर्विस कमीशन कहां का है? जोधपुर का। जोधपुर के अंदर सबसे पहले लोक सेवा आयोग बनाया गया। ये तीनों कमीशन रियासत काल के कब अबोलिश हुए? 16 अगस्त 1949। किसके द्वारा? बाई एन ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश के द्वारा। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अब हम चर्चा करेंगे कि क्या आरपीसी ऑटोनोमस है क्या? जैसे आपको पूछ ले क्या आरपीसी ऑटोनोमस है, वही बात। क्या संवैधानिक आयोग है? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 315 323। क्या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है? राज्यपाल अपॉइंट करेगा, कौन रिकमेंड करेगा? काउंसिल मिनिस्टर। हम कहेंगे कि क्या कार्यकाल स्थिर है? कितना है? 662। 662 कब किया गया? भाई 41st अमेंडमेंट 1976, 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका कार्यकाल 60 से बढ़ाकर कर दिया 62 साल। तो याद होगा सबको। क्या यहाँ पर पढ़ने से एग्जाम है। अब आरपीसी काम, आरपीसी काम आप लोगों ने पढ़ रखे कि आरपीसी का पीसी का पहला काम जो है वो आर्टिकल 320(1) में लिखा हुआ है। ये 320 में मैंने कहा आरपीसी काम है और 320(1) में लिख रखा है कि आरपीसी समय पर राजस्थान सरकार के लिए क्या करवाएगी? परीक्षाएं क्या करवाएगी? इंटरव्यू। आप सभी को बताया आरएस हो, एसआई है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, एसीएफ है, रेंजर का एग्जाम है, आपका एएन का एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, आपके जेलर के एग्जाम है, आपके जेएलओ के एग्जाम है। सारे एग्जाम कौन कराता है? आरपीसी। तो पहला काम तो इसका ही है। दूसरा ऐसा काम है स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे मामलों में एडवाइस करना। तो मैंने आपको जो बताया, तो मैंने आपको कहा कि तो सरकार कर्म अच्छा एडवाइस जो करेगा वो सारी एडवाइस आप देख लेना, 5-6 मैंने जो लिखवा रखी है उनका संबंध स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, राज्य सरकारी कर्मचारी से। कर्मचारी से क्यों है? ये कर्मचारी भर्ती ही करता है। तो कर्मचारी संबंधित अगर सरकार कोई भी सलाह चाहिए तो किससे लेगी? आरपीसी से। तो क्या आरपीसी को सरकार को आरपीसी जो सलाह देगा क्या वो कंपल्सरी है क्या? नहीं है। यानी आरपीसी की सलाह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अधिकारी नहीं, कंपल्सरी नहीं है। आरपीसी विशुद्ध रूप से एडवाइजरी कमीशन है। विशुद्ध रूप से कैसा होगा? सलाहकारी होगा। तो किन मामलों में सलाह देगा? या तो सरकार एम्प्लॉय को लेकर पॉलिसी बना रही है, जैसे ट्रांसफर कैसे किया जाए, ट्रांसफर पॉलिसी बना दी, प्रमोशन कैसे किया जाए, प्रमोशन पॉलिसी बना दी, ट्रेनिंग कैसे की जाए, ट्रेनिंग पॉलिसी बना दी। कर्मचारियों को लेकर अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है किसके एडवाइजर बनेगी? आरपीसी। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है राज्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले, राज्य सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार या कोई डिपार्टमेंट को डिसिप्लिन एक्शन लेना चाह रहा है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाह रहा है, तो आरपीसी से पूछते हैं कि आप बताओ इसमें क्या कार्रवाई करें। अगर सरकार एक सर्विस को दूसरी सर्विस में मर्ज कर रही हो, अगर सरकार प्रमोशन के समय एक्सपीरियंस में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन दे रही हो, अनुभव के अंदर किसी प्रकार का छूट दे रही हो, जैसे मालूम मैं कहूं कि एक तहसीलदार 5 साल बाद आरएस बनेगा, लेकिन सरकार चाहती है कि उसको 3 साल बाद ही आरएस बनाया जाए, 2 साल ही छूट देकर, ऐसा एग्जामिनेशन देने से पहले आरपीसी से पूछना पड़ेगा। किसको? सरकार से। सरकार को पूछना पड़ेगा किससे? आरपीसी से। हालांकि आरपीसी जो एडवाइस करेगा वो सरकार के लिए बाध्यकारी है क्या? नहीं है। क्या बाध्यकारी नहीं है? वो कंपल्सरी नहीं है। तो पहला काम एग्जाम करा दिया, दूसरा काम सरकार को सलाह दी थी। तीसरा जो काम है वो मैंने आपको कहा कि आरपीसी के अंदर समय समय पर जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं, विभागों में जो पदोन्नतियां होती है, जैसे मैंने आपको कहा तहसीलदार से आरएस, एसआई से सीआई, सीआई से आरपीएस, स्कूल लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, ये जो डीपीसी होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग यहाँ पर होती है अजमेर में, होती है नहीं होती? तो मैंने कहा कि आरपीसी वो एडिशनल काम भी करेगा जो कौन देते? राज्य विधानमंडल। कौन से आर्टिकल में? 321। और लास्ट मैंने कहा कि आरपीसी का बेसिक काम है सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। आरपीसी का भी काम है कि समय समय पर हर 1 साल बाद एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा और किसको देगा? राज्यपाल को। कौन से आर्टिकल में? 323(2). ये आरपीसी काम थे। अब आप पूछ लेंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आरपीसी के बारे में सही नहीं है या सही है? कौन सा बताओगे? सही है। आरपीसी सरकार के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाता है, सही है क्या? आरपीसी राज्य सरकार को स्थानांतरण मामलों में सलाह प्रदान करता है। आरपीसी सरकार को ट्रांसफर मैटर में एडवाइस करेगा, सही है क्या? सही है। ये गलत है। ट्रांसफर मैटर में सलाह नहीं देगा, ट्रांसफर पॉलिसी मैटर में सलाह देगा। आज आप मुझे बताओ, सरकार आईएएस, आरएएस, आरटीएस, तहसीलदार, आइए बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, ट्रांसफर करने से पहले आरपीसी पूछती है। लेकिन अगर ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है, अगर मान लो सरकार स्थानांतरण नीति बना रही है, तो एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रांसफर में सरकार को आरपीसी पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, गलत है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? तो इसमें कितने स्टेटमेंट गलत है? 2 स्टेटमेंट गलत है। आरपीसी को 22 दिसंबर 1949 को अजमेर में स्थापित किया गया, गलत है। क्या स्थापित किया गया? जयपुर में स्थापित किया गया। आरपीसी को 1958 में अजमेर ले गए, सही बात है। इसकी सिफारिश करने वाली कमेटी का नाम सत्यनारायण राव है, सही है। ये आरपीसी काम है, इसे काम है आरपीसी। और इवन मैंने आपको पहले बताया था कि आरपीसी जो एग्जाम करवाती है, एग्जाम के बाद जो नाम सरकार को भेजती है वो भी सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, वो भी सरकार के ऊपर कंपल्सरी नहीं है। यूपीएससी जो एडवाइस करता है राष्ट्रपति को, वही सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी ने जैसे मान लो 1000 पदों भर्ती करवाई है इसमें, तो यूपीएससी ने 1000 नाम भेज दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इनको अपॉइंटमेंट दो। कई बार सरकार क्या करती है, इसमें 100 पद काट देती खुद ही, और केवल अपॉइंटमेंट कितने लोगों को देगी? 900। इसका मतलब क्या हुआ? यूपीएससी ने जो रिकमेंडेशन दी वो एडवाइजरी थी, कंपल्सरी नहीं थी। उसी प्रकार से आरपीसी तो चयनित लोगों के नाम भेजती है, उनको नियुक्ति देना है, उनको अपॉइंटमेंट देना है, नहीं देना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। यानी आरपीसी जो भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाने के बाद सुटेबल कैंडिडेट लिस्ट भेजती है, वो सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है।
अभी सरकार के ऊपर कंपल्सरी नहीं है। क्या आरपीसी का काम नए कर्मचारियों को नियुक्ति देने का है क्या? अपॉइंटमेंट देने का हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का होगा। आरपीसी काम तो केवल सुटेबल कैंडिडेट की लिस्ट बनाकर किसको भेजना है? सरकार को। आगे अपॉइंटमेंट का सारा काम कौन करेगा? सरकार खुद करेगी, सरकार के डिपार्टमेंट करेंगे। तो कई बार जो मैंने कहा कि आरपीसी काम नहीं है, उसमें एक स्टेटमेंट भी डाल देते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज, नए कर्मचारी जो है उनको नियुक्ति प्रदान करना है क्या काम? कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामलों में सलाह देना है क्या काम? नहीं है। इनमें से कोई भी काम किसका नहीं है? आरपीसी का। आरपीसी का काम कौन सा आर्टिकल में? 320, आर्टिकल 320। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार पूछते हैं कि कौन से ऐसे मामले जिसके अंदर आरपीसी से स्टेट गवर्नमेंट सलाह नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे मामले जिसमें आरपीसी से या किसी भी कमीशन से स्टेट गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो खुद ही कह लेगी डिसीजन लेगी। जैसे कोई नई सरकारी सेवा ला रहे हो, कोई नई पब्लिक सर्विस को क्रिएट कर रहे हो, नई लोक सेवा का सृजन, पूछने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ट्रांसफर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कर्मचारी के स्थान, पूछने की जरूरत है क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राज्य सरकारी कर्मचारी नियुक्ति, पूछने की जरूरत है क्या? सैलरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राज्य सरकारी कर्मचारी का वेतन क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा? सरकार को डिसाइड करेगी। क्या उसको पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है। अरे एक मामले पूछने की जरूरत, आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के बाद सैलरी क्या होगी? पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है। किस सर्विस में ट्रेनिंग पीरियड कौन होगा? पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है। सरकार में जो कर्मचारी काम करेंगे प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, यानी कब तक वो टेम्परेरी रहेंगे, कौन डिसाइड करेगा? सरकार को डिसाइड करेगी। क्या उनको पूछने की जरूरत है? नहीं है। किससे? आरपीसी से। तो चाहे नई पब्लिक सर्विस बना रहे हो, चाहे एम्प्लॉइज का प्रोबेशन पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है, चाहे उनका अपॉइंटमेंट है, चाहे उनका ट्रांसफर है, चाहे उनकी सैलरी है, इन सभी मामलों में सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। किससे? आरपीसी से। ये सरकार डिसीजन सारे खुद ही लेगी। ये सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इतनी बात मेरी समझ आ गई सबको? पक्की बात है। अब मैं कुछ से आपको चेयरमैन के नाम बता रहा हूँ, हम चेयरमैन के नाम डिस्कस करेंगे। अच्छा एक चीज और सुनो कि आरपीसी ने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं। जैसे आपको पूछ सकते हैं कि आरपीसी ने हाल ही में बहुत सारे नवाचार किए हैं, तो नवाचारों के बारे में आपको पूछ लेंगे। जैसे आरपीसी का एक नवाचार तो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या है उसमें? डेट हो सकता है आपने गलत लिख रखी हो, मैंने गलत लिखवा दी हो। उसकी डेट है फिक्स 10 जनवरी 2022। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो लाया गया था, आरपीसी के एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ कि ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कब आया था? 10 जनवरी 2022। कब आया था? 10 जनवरी 2022। ये सब क्या है? आरपी चेयरमैन क्या? हाथ तो लगा नहीं इधर। अब इधर और सुनो, पहला नवाचार तो ये। दूसरा नवाचार जो है वो है मेमोरी। मैंने बताया था आपको, माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू। हालांकि कई जगह लिख रखा माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू, यस। तो मैंने आपको कहा कि जितने भी ऑनलाइन परीक्षा आरपीसी करवाती है उसमें आप अपने आंसर शीट को चेक कर सकते हो इस पर जाकर। इसका नाम क्या है? मेमोरी, माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू। तीसरा मैंने आपको कहा था नॉन स्क्रीन मार्किंग। आजकल मेंस एग्जाम के अंदर क्या होती है? स्क्रीन के ऊपर मार्किंग होती है, यानी मैनुअल कॉपी चेक नहीं होती, कॉपी चेक किस पर होती है? कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, स्क्रीन पर चेक होती है। चौथा जो नवाचार है वो है कि आरपीसी में आप शिकायत कर सकते हैं। आरपीसी ने आपकी शिकायत के लिए एक शिकायत निवारण पोर्टल बना रखा है। उस पोर्टल को बनाया गया नवंबर 2021 में। कब बनाया गया था? नवंबर 2021। मैं आपको कहा कि आरपीसी में आजकल अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी करते हैं, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो आप उसको सुधार सकते हैं। किस कमेटी के माध्यम से? एक कमेटी के माध्यम से, इसका नाम है पीएलसी। पता है कि मैंने आपको, प्री लिटिगेशन कमेटी, पूर्व याचिका समिति। इसको कब बनाया गया? 2019 में। इसका चेयरमैन हमेशा आरपीसी का मेंबर होगा और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है केसरी सिंह। कौन है? केसरी सिंह है। कब बनाई गई कमेटी है? 2019 में। उसके अलावा एक जो नवाचार किया गया वो एक पत्रिका है जिसका नाम है स्पंदन। क्या नाम है? कि आरपीसी आजकल एक मैगजीन निकालती है, उसका नाम क्या है? स्पंदन है। आरपीसी में रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम है विजय व्यास समिति। कौन समिति है? विजय व्यास कमेटी। और विजय व्यास कमेटी का काम था कि इसको जो टास्क दिया गया वो ये था कि आरपीसी किस तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाए, कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो है इनका आयोजन आरपीसी कैसे करवाना चाहिए। ये राजस्थान में जो ये भर्तियों काम कराने वाली संस्थाएं जैसे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हो जाए आरपीसी हो, इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार करवाना चाहिए, इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कौन है? विजय व्यास। इनके नेतृत्व में भी कमेटी बनाएगी। तो आरपीसी का रिफॉर्म तो कौन सा है? ओटीआर। कब लाया गया? दूसरा मेमोरी। कौन सी परीक्षाओं के लिए? ऑनलाइन। तीसरा ऑन स्क्रीन मार्किंग। कौन सी परीक्षाओं के लिए? सब्जेक्टिव। व्याख्यात्मक परीक्षा होती है उनके प्रश्न पत्र को चेक करने के लिए। कौन सा पोर्टल है? शिकायत निवारण पोर्टल। कब लेकर आए? नवंबर 2021। और प्री लिटिगेशन कमेटी कब बनाएगी? 2019 में। इसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? केसरी सिंह। एक पत्रिका जिसका प्रकाशन आरपीसी करती है स्पंदन, क्या नाम है? और एक मैंने आपको कहा कि आरपीसी में रिफॉर्म के लिए कमेटी बनेगी जिसका नाम क्या है? विजय व्यास समिति। कौन सी कमेटी है? विजय व्यास समिति। इनके नाम याद रखना। जैसे आपको पूछ लेंगे मेमोरी का संबंध है आरपीसी से, किससे? विजय व्यास समिति। इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया, संबंध है आरपीसी से। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कब लाया गया? 10 जनवरी 2022। प्री लिटिगेशन कमेटी का संबंध किस आयोग से? आरपीसी। पीएलसी के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? केसरी सिंह। इतनी बात समझ गए क्या? अब इधर देखो, ये कुछ आरपीसी राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग है, इसके सारे चेयरमैन है। अब इनके बारे में कुछ के बारे में मैंने कुछ लिख रखा है, एक दो लाइन। तो हम सब के बारे में ज्यादा नाम नहीं इसमें, जैसे इसमें नाम आप देखो चेयरपर्सन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें केवल बस इतने नाम याद रखने हैं बस। जैसे मैंने कहा कि चेयरपर्सन 39 में, लेकिन मैंने कितने लिख रखे 11, यानी कम से कम 11 के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मालूम मैं कहूँ कि सबसे पहले किसका नाम लिखा हुआ है? एस के घोष। कौन है? तो एस के घोष के बारे में लिखा हुआ कि एक राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे रह चुके हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और आरपीसी के पहले चेयरपर्सन है। कौन है? एस के घोष। दूसरा लिखेगा डीएस तिवारी। डीएस तिवारी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका मैक्सिमम टेन्योर एज चेयरपर्सन है। अगर आरपीसी में, अरे इसको फोटो तो लेना, मैं भी दिला दूंगा सबको फोटो, ये डलवाई देंगे ना साइट पर, आपके पीडीएफ डलवा देंगे, पीडीएफ डाल देना इसके। हाँ तो सुनो पहले, आधा बहुत काम तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आरपीसी के पहले अध्यक्ष कौन है? डीएस तिवारी, सॉरी एस के घोष। आरपीसी के चेयरपर्सन के रूप में मैक्सिमम टेन्योर
और डी एस तिवारी के बारे में दूसरी लाइन जो याद रखनी है वो है कि इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से था। अगर आपने 1942 का आंदोलन पढ़ाओ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें एक आजाद मोर्चा बना था, ये आजाद मोर्चा सदस्य भी थे, कौन थे? जी एस तिवारी। तीसरे चेयरपर्सन है एल एल जोशी। इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पहले एक्टिंग चेयरपर्सन थे। कौन चेयरपर्सन थे? आरपीसी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? एल एल जोशी। एल एल एक्टिंग चेयरपर्सन का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में? 316(1) है। कौन अपॉइंट करता है? राज्यपाल। आरपीसी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद मीणा। कौन से हैं? 39 कौन से हैं? अच्छा ठीक है। उसके बाद है वीवी नरलीकर। कौन है? ये बीएचयू में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी थे, उसके साथ साथ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी है उसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी बनी हुई उसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कौन से विभाग के विभागाध्यक्ष थे? एक गणित के मैथमेटिक्स के एचओडी थे। उसके बाद आपको याद रखना श्री हनुमान प्रसाद, राजस्थान के अंदर कमीशन है, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति आयोग बना, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको पूछेंगे आरपीसी के अध्यक्ष जो कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हनुमान प्रसाद। हनुमान सीआर चौधरी। आपको पूछेंगे राजस्थान पब्लिक, अच्छा सीआर चौधरी, उनके बारे में 2-3 बात याद रखनी है। ये आरएस भी थे, आरएस के बाद आईएएस बने। ये आरपीएससी के एक्टिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं, राजस्थान लोक सेवा के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। राजस्थान में वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? राजस्थान में वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ हम उनके बारे में याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आरपीसी के एकमात्र मेंबर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर है सीआर चौधरी। सीआर आरपीसी के चेयरपर्सन जो कि वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं सीआर चौधरी। उसके बारे में एमएल कुमावत। तो एमएल कुमावत के बारे में पहले तो एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है जिसको जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी कहते हैं, एक तो उसके वीसी रह चुके हैं। और एक नक्सलाइट जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए ग्रे हॉर्न्स के चीफ रहे, एक अभियान चलाया गया था, क्या नाम था? ग्रे हॉर्न्स के क्या रह चुके हैं चेयरपर्सन। और ये मैंने आपको कहा कि विजय व्यास कमेटी बनाई गई थी, उस विजय व्यास कमेटी क्या थे? मेंबर भी थे। तो आपको 3 लाइन याद रखनी है। जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं। दूसरा नक्सलाइट प्रॉब्लम को लेकर एक अभियान चलाया गया था, कैंपेन चलाया गया था, उसके हेड थे। और कौन सी कमेटी के सदस्य रह चुके हैं? विजय व्यास। और एमएल कुमावत के बारे में ये बड़ी बात लोकप्रिय है कि उन्होंने 1 साल के अंदर ही भर्ती पूरी करा रखी है, ठीक है, 1 साल में पूरा आरएस का एग्जाम, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ कितने साल में। इनके नाम ये कीर्तिमान है। ये तो वैसे 5 वर्षीय है और आजकल 3 वर्षीय योजना है। कौन सी योजना है? 3 ईयर स्कीम है। एक परीक्षा कितने दिन में होती है? 3 साल में। इन्होंने रिकॉर्ड टाइम 1 साल के अंदर पूरी भर्ती करा रखी है। ललित के पवार जो उनके बारे में आपको पता है कि आरपीसी के एक चेयरपर्सन जो कि राजस्थान स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी रह चुके हैं। राजस्थान में नए जिलों को लेकर जो पैरामीटर बनाए गए उस पैरामीटर को तय करने वाली कमेटी भी कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है? ललित के पवार। भूपेंद्र सिंह यादव ये राजस्थान के डीजीपी रह चुके हैं। और उसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस अकेडमी है आरपी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और वही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर उसे क्या रह चुके हैं? वीसी। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वीसी कितने आरपीसी चेयरमैन रह चुके हैं? 2। कौन कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव और एमएल कुमावत। एमएल जसवंत सिंह राठी आरपीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन थे। इनकी आत्मकथा है, क्या नाम है? मेरा यूथ कैंसर के विरुद्ध। इनको इसलिए याद रखना क्योंकि इनकी हाल ही मृत्यु हुई है। क्या नाम है इनका? जसवंत सिंह राठी। एक नाम आपको याद रखना है कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा को इसलिए याद रखना क्योंकि आरपीसी के करंट एक्टिंग चेयरपर्सन है। कौन से हैं? 39वें। और ये क्या है? रिटायर्ड आईएएस है। और इनका अपॉइंटमेंट किसने किया? राज्यपाल ने। इसका मतलब है कि एक्टिंग चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल। इतनी बात सब लोग समझ गए। इसमें तो एक नाम मिसिंग है जो आपको याद रखना, वो ये है कि आरपीसी में एज ए चेयरपर्सन अगर मिनिमम टेन्योर किसी का रहा तो वैसे तो बीएल रावत है जिनका टेन्योर केवल 34 दिन है, लेकिन आरपीसी ने एक बार मान रखा, पीएस यादव क्या मान रखा है, जिनका मिनिमम टेन्योर है और उनका है 37 दिन। कितने दिन है? तो मैं आपको पूछूं कि अभी मैंने आपको 10 नाम 11 नाम बता दिए। आरपीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में मैक्सिमम टेन्योर डीएस तिवारी, मिनिमम टेन्योर बीएल रावत और पीएस यादव, पहले कार्यवाहक अध्यक्ष एलएल। आरपीसी के चेयरमैन जो कि बीएचयू के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी रह चुके हैं वीवी नरलीकर। कौन थे? आरपीसी के चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं सीआर चौधरी। सीआर आरपीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन जिनकी हाल ही मृत्यु हुई है जसवंत सिंह राठी। जसवंत सिंह आरपीसी के करंट चेयरपर्सन कैलाश चंद मीणा कौन से क्रम के हैं? 39वें। आरपीसी के 39 चेयरपर्सन है। क्या आरपीसी में आज तक कोई महिला अध्यक्ष रही है क्या? नहीं, आज तक कोई महिला अध्यक्ष आरपीसी में नहीं रही। इवन 4 कमीशन ऐसे जिसके अंदर 4 का 5 संस्था बता सकता हूं। मतलब एकमात्र कमीशन 5 आयोग जो पढ़ेंगे उसमें केवल एसएसआरसी है, इसकी पहले चेयरपर्सन कांता भटनागर थी। उसके अलावा किसी भी कमीशन के अंदर हेड महिला नहीं रही। राजस्थान हाईकोर्ट में आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। राजस्थान विधानसभा के अंदर केवल एक बार 12वीं विधानसभा है, उसकी विधानसभा अध्यक्ष कौन रही है? सुमित्रा सिंह। उसके अलावा सारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मेल है। राजस्थान के अंदर आज तक जो राज्यपाल रहे हैं उनमें केवल महिलाएं 3 है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, दूसरी प्रभा राव है और तीसरी मार्गरेट अलवा। कौन है? तो लेकिन हम जो 5 कमीशन पढ़ रहे हैं अभी, हालांकि आज तो पूरे नहीं होंगे, बाद में पूरे करवाता जब क्लास होती 5 बजे तक, जितने होंगे तो ठीक है। कल तो है, अगर कल थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेंगे। अरे इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या उसका क्लास का? ये तो कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों खराब बिना बिना फालतू में? अगर आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल है तो ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं है। अरे फ्रूटफुल तभी है जब आप इसको यहीं याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं एक बार यहाँ सुनूंगा भजन, उसके बाद घर जाकर वापस देखूंगा, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पढ़े तो इन चीजों को यहीं याद करो, यहीं क्या करो? याद। चलो ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। आरपीसी के वो चेयरमैन जो कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर के वीसी रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह यादव और एमएल कुमावत। आरपीसी के चेयरमैन जो कि हाल ही में नई जिलों के पैरामीटर तय करने के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष है ललित के पवार। इतनी बात सब लोग समझ गए। अब हम जाएंगे मेंबर की ओर। क्या आरपीसी के आज तक कोई महिला अध्यक्ष रही है क्या? मेंबर बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेंबर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं डीएस तिवारी, तो डीएस तिवारी के बारे में आपको पता है कि बाद में जाकर चेयरपर्सन बने और आरपीसी के फाउंडिंग मेंबर। कौन से मेंबर है? दूसरे एलएल जोशी। एलएल जोशी के बारे में आपको याद रखना है कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु, एकमात्र मत सदस्य हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। एक्टिंग चेयरपर्सन कौन थे? जसवंत सिंह राठी।
पद पर रहते मृत्यु कौन है? एल एस जोशी, जो कि आरपीसी के मेंबर। धुलेश्वर मीणा आरपीसी के वो मेंबर है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, जो कि क्या रह चुके हैं? सांसद। जी ज्ञान प्रकाश पिलानी राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, और ज्ञान प्रकाश पिलानी के बारे में आपको जो बात याद रखनी है, वो राजस्थान के डीजीपी भी रह चुके हैं, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए आपको याद रखना कौन है? ज्ञान प्रकाश पिलानिया। आप लिख देंगे हाल ही में ज्ञान प्रकाश पिलानिया की मृत्यु हुई। ज्ञान प्रकाश पिलानिया थे आरपीसी के मेंबर। किसके मेंबर थे? क्या रह चुके? राजस्थान के डीजीपी। सांसद कहां से रह चुके हैं? राज्यसभा। श्रीमती कांता कथूरिया, इनके बारे में बहुत सारे अचीवमेंट है। एकमात्र हम कह सकते हैं महिला सदस्य है जो एमएलए रही हुई है, एकमात्र महिला सदस्य है जो राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, उसके साथ साथ कांता कथूरिया यूपीएससी मेंबर भी रह चुके हैं। कहां के मेंबर रह चुके हैं? हम आगे पढ़ेंगे। यूपीएससी मेंबर केवल दो ही महिला सदस्य रही हुई है, एक तो कांता कथूरिया, दूसरी है प्रकाशवती शर्मा। कौन है? कांता कथूरिया, प्रकाशवती शर्मा। अगर बीकानेर से कौन है? बीकानेर में इनके नाम पर कथूरिया कॉलोनी भी है। कौन सी कॉलोनी है? वहीं से है दोनों ही। अभी दोनों के लिए 16 सफा मंगाऊंगा थोड़ा। इतनी बात समझ गए क्या? उसके बाद है कमला भील। कौन है? कमला भील के बारे में याद रखना कि राजस्थान सरकार में क्या रह चुके मंत्री। एकमात्र महिला सदस्य जो राजस्थान सरकार में मंत्री रही कौन है? कमला भील। एकमात्र महिला सदस्य जो राजस्थान महिला के अध्यक्ष रही कांता कथूरिया। एकमात्र महिला सदस्य जो एमएलए रह चुकी है कांता कथूरिया। प्रकाशवती शर्मा, इनके बारे में याद रखना कि कौन से मेंबर रह चुकी है? यूपीएससी। तो यूपीएससी मेंबर रहने वाले दो महिला सदस्य कौन कौन है? कांता कथूरिया और प्रकाशवती शर्मा। श्रीमती दिव्या सिंह, दिव्या सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो उनकी पत्नी है, और ये भी लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। कौन सदस्य रह चुके हैं? और दिव्या सिंह दूसरी महिला सदस्य थी कांता कथूरिया के अलावा, जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। एक तो कांता कथूरिया महिला सदस्य है, और दूसरी कौन है? दिव्या सिंह। बस ये आरपीसी के वर्तमान सदस्य हैं, इनके नाम आपको याद रखने से। मान लो ये क्वेश्चन बना देगा आरपीसी के वर्तमान में सदस्य कौन है या कौन नहीं है। आरपीसी के अंदर वर्तमान में दो महिला सदस्य हैं, एक है मंजू शर्मा, दूसरी है संगीता आर्य। एक सदस्य कौन है? केसरी सिंह राठौर, दूसरे कैलासन मीणा, तीसरे अयूब खान है जो जेएनयू के अंदर जेएनयू जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं। संगीता आर्य मैंने आपको बता दिया। एक मेंबर बाबूलाल कटारा जो वर्तमान में क्या है, और ये डॉक्टर मंजू शर्मा है जो आरपीसी के मेंबर है, और ये प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास है उनकी पत्नी। कौन? मंजू शर्मा। आरपीसी में वर्तमान सेक्रेटरी कौन है? रामनिवास मेहता। आरपीसी के अंदर 2023 के अंदर एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक। क्या नाम है? और वर्तमान परीक्षा नियंत्रक कौन है? आशुतोष गुप्ता, जो कि राजस्थान कैडर के आईएएस है, और वर्तमान में राजस्थान में आरपीसी के अंदर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आरपीसी सेक्रेटरी का नाम क्या है? राजस्थान के पहले एग्जामिनेशन कंट्रोलर आरपीसी कौन है? आशुतोष गुप्ता। और आरपीसी के पहले सेक्रेटरी थे श्याम सुंदर शर्मा। कौन थे? तो आरपीसी के पहले सेक्रेटरी श्याम सुंदर शर्मा, वर्तमान सेक्रेटरी वर्तमान एग्जामिनेशन कंट्रोलर आशुतोष गुप्ता। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि नाम तो बहुत सारे और हैं। सावलदान उज्जवल है, वो आरपीसी के मेंबर जो कि चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एकमात्र मेंबर। क्या नाम है? सावलदान उज्जवल। ओपी गुप्ता एकमात्र मेंबर है जो राजस्थान विधानसभा के अंदर चीफ विप, मुख्य सचेतक रह चुके। क्या रह चुके हैं? मुख्य सचेतक। ये कम से कम इतनी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। बाई चांस हो सकता है कि आपको 4 मेंबर के नाम लेकर पूछ ले इनमें से कौन आरपीसी के मेंबर रहे या नहीं रहे, और अगर उसको लगे कि मुझे ऐसा क्वेश्चन देना है तो किसी को भी नहीं है तो ऐसे भी लिख सकता है, 4 मेंबर के नाम लिख देगा, अरेंज करो कौन पहले है कौन बाद में। ऐसे क्वेश्चन को हमें देखते क्या कर देना है, हाथ जोड़ देना है। हालांकि आदमी कभी भी देखते गिव नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसमें एक नाम डीएस तिवारी लिखा हो सकता है ना, हो सकता है उसके अंदर एक नाम अयूब खान हो, तो तो पता है डीएस तिवारी सबसे पहले आएंगे, अयूब खान सबसे लास्ट में आएंगे। ऐसा ऑप्शन मान लो एक ही हो सकता है ना ऐसे। तो हमें कभी अच्छा हो सकता है कि जैसे मान लो एक नाम आपको पता लग गया, कंफर्म होगी ये पहले है बाद में, ऐसे ऑप्शन मान लो 2 ही है तो तुक्का मार देना चाहिए। क्या मार देना चाहिए? तुक्का। और तुक्के हमेशा मारने चाहिए। मान लो जहां पर एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको पूछा कौन से सही है, लेकिन उन 4 स्टेटमेंट के और आप एक ही स्टेटमेंट को जानते हैं कि भाई ये पक्का गलत है, और वैसे 2 ही ऑप्शन है, तो तुक्का मार देना चाहिए। अगर तुक्का नहीं मारोगे तो आपके मैं बता रहा हूँ कि आप 80 क्वेश्चन से एक ज्यादा नहीं जाओगे, क्योंकि वो तो ऑब्वियस बात है। मैक्सिमम आप ये देखो कि एक्यूरेसी लगभग 60 क्वेश्चन में होती है, 60 से 80 क्वेश्चन में एक्यूरेसी होती है, सटीकता होती है, इसका आंसर यही है। उसके बाद में अब तुक्के का मतलब है कि चारों नहीं आ रहे, आंख बंद करके तुक्के का मतलब है 2 में से कोई एक, तो इन दोनों में से कोई एक तुक्का मार दिया। इतनी बात समझ गए? आरपीसी क्वेश्चन दिखाऊंगे आपको, लगान देंगे आरपीसी वाले आगे आएंगे उसके। कहां समझ गए? ये लो आरपीसी के बारे में स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट है आरपीसी 15 अगस्त 1949 में प्रभाव में आया था। सही बात है क्या? है? अरे सही है गलत है? गलत है। 22 दिसंबर में आए थे तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, और इसे पूछ रखा है कि सही कथन सुनिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और सभी गलत हो गया। आंसर तुम्हारा यही आ गया भाई। ऐसे हो रखा है, और ऐसे कई बार होता है। कई बार देखना आपको मिस मैच वाले देंगे, आप कहेंगे इनको मैच करो, तो कई बार हम देख लियो बी में ए है, तो आप देखो बी में ऑप्शन 1 में है केवल। कई बार ऐसे होता है किसमें सही हो तो। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि इसमें लिख रखा टेन्योर 6 या 65 वर्ष। गलत है कि नहीं है? 62 है। तीसरा कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष सदस्य उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं होंगे। ये तो पढ़ा था हमने, ये मेंबर वापस मेंबर नहीं बन सकता, चेयरमैन वापस चेयरमैन नहीं बन सकता। चौथा 317(2) में सदस्य जो है या अध्यक्ष जो है उसको गवर्नर क्या कर सकता है? सस्पेंड। पढ़ा था हमने। इसका मतलब कौन सही है? सी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एलिमिनेशन मेथड ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इनको करना सबसे आसान है, और सबसे हार्ड क्या है? क्या वो 4 ऑप्शन देती है, बताओ इसमें कौन सा सही है? एबीसीडी। ये देखो देखिए आरपीसी के संबंध में इन कथनों विचार कीजिए। आरपीसी प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष ये तो ऐसी त्रिपाठी है,
न्यूनतम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी, न्यूनतम कार्यकाल PS यादव, प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? CDAB। CD क्या है? DCAB, यानी इसका सही आंसर क्या है? A, DCAB। RPC में सदस्यों को हटाने का आधार इनमें से कौन कौन सा है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या? दिवालियापन है, मिसकंडक्ट है, मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसऑर्डर है, सारे ऑप्शन है ABCD। हटाने का आधार तो चारों ही है। ये 317 एक में, ये सारे किसमें? 317 3 में, लेकिन बेसिस तो सारे ही है टर्मिनेशन के। क्या हो गया? अरे वो सारी मानसिक की बात हो, वो एक ही बात है, वो ऐसे दिखता तो वहां भी होगा। इन कथनों विचार कीजिए। अरे कई बार ऐसे होता है कि आपको नाम गलत लिखा होगा, पता नाम गलत है लेकिन उसको सही मानेगा। जैसे NR चांडोरकर, उनको लिख रखा है एक बार NR चंद्राकर, तो अगर आप ऐसे वो क्यों लिखा? क्योंकि RPC की साइड पे दो जगह लिख रखा है। पता क्या आप लोगों को? वो अब जिसने, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है? चंदोरकर, और RPC के ये आपके मेंबर्स हैं, या तो चंदोरकर लिखा हुआ है या देखो चंद्राकर है, तो उसने अगर यहाँ से बनाया चंद्राकर लिख देगा, वहां से बनाएगा चांडोरकर लिख देगा। तब आप इसको गलत नहीं मान सकते कि नहीं मैं तो ये नाम गलत लिखा हुआ है। वो तो मैंने मेरी बात को कवर किया, समझ गए ना? इधर देखो, इनमें देखो, देखें RPC सदस्य अपना सीव राज्यपाल को देंगे, रेजिग्नेशन गवर्नर को देंगे, इसकी एनुअल रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है। ऐसे सत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कोई नहीं। वो कह रहे दोनों, दोनों नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये गलतियां हम करते हैं, ये मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन लेकर आया, ये गलतियां हम सामान्यतः करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। उसने जानबूझकर ए और बी भी दे रखा है, तो हम जल्दबाजी में आपने यहाँ से पढ़कर आंसर किया, आपने ये नहीं पढ़ा, तो आप पक्का क्या करोगे? ए और बी। क्योंकि हमेशा नीचे जाकर पढ़ना है। ऐसे सत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें इनकरेक्ट कौन सा है? देखो देखो कौन कौन सा आर्टिकल में गया। 317 में क्या था? 317 में दी था। 318 में टर्म्स एंड कंडीशंस, कहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस? ये रही थी। 319 में रिअपॉइंटमेंट वाले प्रोविजन थे, और 320 में कार्य, यही था। इसका सही आंसर क्या होगा? ADBC, ADBC। आयोग को कार्य बढ़ाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा आर्टिकल में था? 321, आर्टिकल 321। इतने थोड़े थे क्वेश्चन, इतने थे उसमें, कोई बात नहीं। आप लोग अगर चाहोगे, मैं तो ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा कि टाइम खराब होगा आपका, आप लोग चाहोगे तो कल मैं 50-60 क्वेश्चन और ले आऊंगा, 5 कमीशन के एक साथ ही। तो हम जो 5 कमीशन पूरी करेंगे, तो आज 50 क्वेश्चन कर लो, हर से 10-10। तो उससे आपका, मैंने आपको कहा कि पहले कहा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 8वें आसमान पर होगा। कौन से आसमान पर? याद है? मेरी बात समझ आ गई क्या? तो वापस आपको पूछ रहा हूँ, RPC बनने से पहले कितने पब्लिक सर्विस कमीशन थे? RPC पहली बार, राजस्थान पहली बार पंचायत राज चुनाव कब हुए? कौन से डिपार्टमेंट करवाए थे? पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? अमर सिंह राठौड़। अभी कौन है? मधुकर गुप्ता। कौन से हैं? RPC के वो एक्टिंग चेयरपर्सन जिनकी हाल ही मृत्यु हुई पद पर रहते हुए, जसवंत सिंह। RPC के एकमात्र मेंबर जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, एल जोशी। RPC के पहले एक्टिंग चेयरपर्सन एल जोशी। RPC के मेंबर जो कि चीफ व्हिप रह चुके हैं, OP गुप्ता। कौन थे? OP। RPC चेयरमैन के रूप में मैक्सिमम टेन्योर DS तिवारी। RPC चेयरमैन के रूप में मिनिमम टेन्योर PS यादव और BL रावत। क्या RPC के अंदर आज तक कोई महिला अध्यक्ष रही है क्या? रही है क्या? RPC में सदस्य जब स्थापित किया गया, इसको कब कितने थे? 1+2। आज कितने हैं? कब से? इनको बढ़ाता कौन है? राज्य। इधर देखो, अब हम चलेंगे लोकायुक्त की ओर। चलेंगे लोकायुक्त की ओर? रेस्ट करोगे 2 मिनट? आराम नहीं करेंगे? इधर देखो, अब मैं तो आपको 1 मिनट खराब नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता है टाइम कितना प्रीशियस है। हालांकि आप लोग तो 4-4 बार सिलेबस करके बैठे होंगे, कर लिया होगा ना? ऐसे कितने लोग जिन्होंने कम से कम 3 बार सिलेबस पढ़ लिया? आप लोगों तो कई दिन हो गए किए, 3-3 बार पढ़ लिया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये खुद को मानकर बैठेंगे आराम से प्रीलिम्स पास कर लेंगे, आराम से प्रीलिम्स एग्जाम होगा? अजय लोग। ऐसे कितने लोग जिनको डर लग रहा है? और ऐसे कितने लोग जिनकी नींद आराम है भी, नींद कमाती हो? अजय इतने लोग हैं। नींद ज्यादा आ रही है, नींद ज्यादा आ रही है, उसका तो यही कारण है, विनाशकाली विपरीत होते। आज मेरे जब विनाश करीब होगा तब वो हमेशा उसकी बुद्धि क्या होगी? खराब होगी। नींद ज्यादा आ रही है, इसका मतलब पतन निश्चित है। इधर देखो, हमने अब तक दोनों कमीशन पढ़े, दोनों संवैधानिक थे या नहीं थे? दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल थे। एक का प्रोविजन आर्टिकल 243 के और जेडी में था, एक का प्रावधान 315-323 में था। हमने जो 2 कमीशन पढ़े, ऐसा कौन सा कमीशन है जिसका प्रोविजन हमारे मूल संविधान में नहीं था? सैक। क्यों सैक को जोड़ा गया 93 1993 में, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट दोनों लागू कब हुए थे? 1993 में। ये तो याद है ना सबको। अब हम तीसरी संस्था पढ़ रहे हैं जो कि राजस्थान में करप्शन प्रिवेंशन का काम करती है। हालांकि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसके पैरेलल संस्था जो काम कर रही है उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको कहते हैं ACB। क्या कहते हैं? जो सामान्यतः सीएम अपने पास रहते हैं। कौन सा ब्यूरो है? एंटी करप्शन ब्यूरो। आज सभी को ये पता होगा कि राजस्थान में लोकायुक्त बनने से पहले एक डिपार्टमेंट काम कर रहा था जो करप्शन को रोकने काम करता था, इसका नाम था जन शिकायत निवारण विभाग। क्या नाम था? जन शिकायत निवारण विभाग। लागू पूछे लोकायुक्त बनने से पहले कौन सा डिपार्टमेंट राजस्थान में करप्शन को रोकने काम करता था? जन शिकायत निवारण विभाग। राजस्थान में लोकायुक्त के साथ में कौन संस्था करप्शन को रोकने काम कर रही है? ACB। इसका नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। अब क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर ही राजस्थान कैडर के अधिकारी थे, हरीश चंद्र माथुर। कौन थे? हरीश चंद्र माथुर जालोर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रह चुके हैं। हरीश चंद्र माथुर के नाम पर ही OTS है, LCM रीपा। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पता होगा ना? इसका पहले नाम था OTS। वो हरीश चंद्र माथुर, उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाई। सबसे पहले राजस्थान के अंदर पहली प्रशासनिक सुधार समिति जो बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र माथुर ने कहा कि राजस्थान में भी करप्शन को रोकने के लिए संस्था होनी चाहिए। तो राजस्थान में करप्शन को रोकने के लिए सबसे पहले
अगर किसी संस्था को रिकमेंड किया और वो जिस कमेटी ने किया उसका नाम क्या है? हरिश्चंद्र माथुर। तो हरिश्चंद्र माथुर ने कहा कि राजस्थान में करप्शन को रोकने के लिए जो संस्था काम करेगी उसका नाम होगा ओम्बुड्समैन। क्या नाम होगा? और आप सभी को पता है कि ओम्बुड्समैन एजेंसी कहां पर बनी हुई थी? स्वीडन में। कहां बनी हुई थी? और ओम्बुड्समैन संस्था जो है वो स्वीडन में करप्शन को रोकने का काम करती है। ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जनता का प्रतिनिधि। किसका प्रतिनिधि है? यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए, स्वीडन से प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर इस प्रकार की करप्शन को रोकने के लिए एजेंसी बनाई। जैसे मैंने आपको लिखा रखा है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे डेनमार्क हो, वहां पर संस्था बनाएगी, उसका नाम है पार्लियामेंट्री कमिश्नर, उसको बोलते हैं संसदीय आयुक्त। क्या बोलते हैं? रूस के अंदर जो करप्शन को रोकने संस्था काम करी थी उसका नाम था पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या नाम था? इन सभी देशों से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान में पहली बार 1963 के अंदर एक कमेटी थी, इसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर कमेटी। इसने रिकमेंड किया कि राजस्थान में भी ओम्बुड्समैन जैसी संस्था बनाओ। क्या संस्था बनाओ? ओम्बुड्समैन। हालांकि बाद में राजस्थान के एक एडवोकेट जनरल रह चुके एल एम सिंघवी, राजस्थान के महाधिवक्ता रह चुके एल एम सिंघवी, इन्होंने कहा कि ओम्बुड्समैन इसको सेंटर में, केंद्र में तो कहा जाए इसको लोकपाल, और राज्य में इसका नाम क्या होना चाहिए? राज्य में इसका नाम होना चाहिए लोकायुक्त। क्या नाम होना चाहिए? लोकायुक्त। इसको सेंटर में तो को लोकपाल, स्टेट में को लोकायुक्त। तो आपको कहेगी भारत में ओम्बुड्समैन का नाम लोकपाल लोकायुक्त करने वाले कौन है? एल एम सिंघवी। हालांकि बाद में आप सभी को पता है कि भारत सरकार का जो फर्स्ट एआरसी है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसके चेयरपर्सन थे मोरारजी देसाई। इन्होंने वापस रिकमेंड किया कि भाई सेंटर में तो अपॉइंट कर दो लोकपाल को और हर स्टेट में क्या होना चाहिए? लोकायुक्त। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में पहली बार लोकायुक्त की सिफारिश करने वाली समिति आयोग का नाम क्या है? फर्स्ट एआरसी। अगर आपको पूछे कि भारत में पहली बार सिफारिश लोकपाल लोकायुक्त किसने की? फर्स्ट एआरसी। आपको पूछे राजस्थान में पहली बार ओम्बुड्समैन को रिकमेंड करने वाली समिति हरिश्चंद्र माथुर, तो बनी थी 1963 में। कब बनी थी? 1963 में। मैंने आपको कहा कि जब फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बार पार्लियामेंट के अंदर 1968 के अंदर एक बिल लेकर आई, इसका नाम था लोकपाल लोकायुक्त बिल। कब लेकर आई? 1968 में। भारतीय संसद में पहली बार लोकपाल लोकायुक्त बिल कब रखा गया? 1968 में। किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर? फर्स्ट एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया, 1968 में पार्लियामेंट बिल रखा गया, लेकिन पास नहीं हो पाया, जो कि पास हुआ बाद में जाकर 2014 में। कब पास हुआ? जनवरी 2014 के अंदर बिल पास हुआ। पता है ना आप लोगों को? लेकिन ये बिल पहले कब रखा गया था? 1968 में। सबसे पहले बिल कब रख दिया? 1968, 1968 में। अब क्या हुआ? बिल तो पास हो नहीं पाया, तो कई राज्य सरकार उन्होंने अपने लेवल पर डिसीजन लिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो लोकपाल लोकायुक्त नहीं बना पा रही है, हम अपने लेवल के ऊपर हमारे राज्य के अंदर लोकायुक्त संस्थाएं बनाते हैं। ठीक है, तो वो पहला स्टेट जिसने सबसे पहले लोकायुक्त कानून बनाया कौन सा? उड़ीसा। कब की बात है? और पहला स्टेट जिसने लोकायुक्त को अपॉइंट किया कौन सा है? महाराष्ट्र। कब अपॉइंट किया? 1971। लोकायुक्त बिल लाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। पास कराने वाला बिल कौन सा है? पास करने वाला स्टेट कौन सा? उड़ीसा। लेकिन लोकायुक्त को अपॉइंट करने वाला कौन है? महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार ने भी 1973 के अंदर, कब की बात है? 1973 के अंदर राजस्थान सरकार एक बिल लेकर आई, इसका नाम था राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। क्या नाम है? राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त बिल 1973। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त संस्थान को स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार एक विधेयक लेकर आई, जिसका नाम है राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त बिल 1973। इस कानून की बड़ी विशेषता ये थी कि राजस्थान में लोकायुक्त के साथ साथ किसका प्रोविजन किया गया? उप लोकायुक्त। राजस्थान में प्रावधान किया कि एक तो लोकायुक्त होगा और उप लोकायुक्त होंगे। उप लोकायुक्त का मतलब है एक से अधिक उप लोकायुक्त हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त एक होगा, उप लोकायुक्त जो कितने हो सकते हैं? एक से अधिक। ऐसा प्रोविजन इस एक्ट में किया। और एक्ट है, आज सभी लोगों ने पढ़ा कि इस एक्ट को राज्यपाल ने मंजूरी कब दी? 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1973 को राज्यपाल ने मंजूरी दी। इसी दिन क्या मान लेगी? इसकी स्थापना। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त संस्थान कब बना? 3 फरवरी 1973। दूसरा, इस बिल को भेज देगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है इन्होंने इसको 26 मार्च 1973 को परमिशन दी। राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा गया? मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी आते हैं। हमने कहा कि सभी सेक्रेटरी के खिलाफ लोकायुक्त जांच कर सकता है, तो सेक्रेटरी कौन है? आईएएस है। आईएएस अधिकारी वो अल्टीमेटली किसके अंदर में काम करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉय इनडायरेक्टली गवर्नर के अंदर में काम करते हैं, इसलिए इस बिल को कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो राष्ट्रपति ने अनुमति कब दी? लेकिन इस लोकायुक्त संस्थान का जो बिल है उसको राज्यपाल ने जिस दिन अप्रूव दिया था, जब राज्यपाल ने साइन दी उसी दिन क्या मिली? इसकी स्थापना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में लोकायुक्त से पहले उप लोकायुक्त को अपॉइंट किया गया। किसको अपॉइंट किया गया? उप लोकायुक्त। और राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे केपीयू मेनन। ये बड़ी बात है कि राजस्थान में लोकायुक्त से पहले किसको अपॉइंट किया गया? उप लोकायुक्त को। और पहले उप लोकायुक्त कौन है? जो कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी थे। तो राजस्थान में पहले क्या रह चुके थे? मुख्य सचिव। और केपीयू मेनन जो है, इनको राजस्थान के अंदर पहली बार उप लोकायुक्त अपॉइंट किया गया। और राजस्थान के पहले लोकायुक्त उप लोकायुक्त के बाद अपॉइंट किया गया, जो कौन थे? आईडी दुआ। आईडी दुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट के दस्ते, एकमात्र लोकायुक्त जो सुप्रीम कोर्ट के दस्ते कौन थे? आईडी दुआ। पहले उप लोकायुक्त कौन है? केपीयू मेनन। क्या रह चुके थे? चीफ सेक्रेटरी। अब हालांकि मेरी एक बात समझ में नहीं है कि राजस्थान का अगर आप लोकायुक्त बिल पढ़ेंगे 1973 का, उसमें लिखा होगा कि राजस्थान में उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात राज्यपाल करेगा। गवर्नर लोकायुक्त से एडवाइस करके कंसल्ट करके करेगा। यहाँ पर तो उप लोकायुक्त लोकायुक्त से पहले अपॉइंट हो गया। राज्यपाल ने किससे कंसल्ट किया होगा? खुद से। राज्यपाल ने खुद ने क्या अपॉइंट कर दिया? उप लोकायुक्त। और इसका मतलब इंडायरेक्टली कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। राज्य सरकार ने सलाह दी होगी, और राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल ने पहले उप लोकायुक्त किसको अपॉइंट किया? केपीयू मेनन। इतनी बात सब लोग समझ गए। अब चूंकि इसका प्रोविजन किस एक्ट में, इसलिए किस प्रकार की संस्था है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसी संस्थाएं जो किसी कानून से बनती है, ऐसी संस्थाएं जो किसी विधान से बने, किसी कानून से बने, वो कैसी है? सांविधिक है। वो किस संस्था है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा कौन कौन संस्थाएं सांविधिक है? और आपके सिलेबस से 5 संस्थाएं, 5 में से कौन सी संवैधानिक है? जिनको हम पढ़ चुके हैं। अब लोकायुक्त संस्थान एक सांविधिक संस्थान है
और अब तक राजस्थान के अंदर 13 लोकायुक्त अपॉइंट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है, जो कि राजस्थान के 13वें लोकायुक्त। कौन से लोकायुक्त है? जो राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है। किसके रिटायर्ड जज है? राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त क्या है? न्यायाधीश। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या? राजस्थान में जहां लोकायुक्त लोकायुक्त कहते हैं, केरला के अंदर इसका नाम है पब्लिक मैन। क्या है? अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो इसको बोलते हैं कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज। क्या बोलते हैं? अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो इसको बोलते हैं एंटी करप्शन एजेंसी। क्या बोलते हैं? एंटी करप्शन एजेंसी। केरला में क्या बोलते हैं? कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु इसको एंटी करप्शन एजेंसी। क्या बोलते हैं? राजस्थान में क्या बोलते हैं? लोकायुक्त। क्या राजस्थान में उपलोकायुक्त के प्रावधान है? आज तक कितने लोग उपलोकायुक्त रहे? एक। पहले कौन थे? आखिरी भी कौन है? क्या रह चुके हैं? राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके। क्या रह चुके हैं? ये कह रहा उपलोकायुक्त रह चुके। तो मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान के क्या रह चुके हैं? मुख्य सचिव। इतनी बात से, इस बात से सभी लोग सहमत हो गए? सहमत हो इस बात से? अब आगे चलो। अब आगे वही बात है, उसको बोलते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। इनको बोलते हैं सामान्य सेवा शर्तें। कौन सेवा शर्तें? सामान्य सेवा शर्तें। अच्छा, इस बैच के भी आगे तुम लोग F9 का था ही नहीं। अब देखो सेवा तो F9 करंट की क्लास है क्या? अच्छा, तो इनको मर्ज करेंगे F9 को पहले से बैठे? कोई तो जवाब होगा। अब वो ये टर्म्स एंड कंडीशन सेवा शर्तें, तो सेवा शर्तों का मतलब क्या है? वही बातें, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, सारी बातें वही। तो सबसे पहले हम लोकायुक्त चर्चा करेंगे। तो लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो पहले इंपोर्टेंट बात हुई योग्यता। तो मैं कहूंगी प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान सरकार, राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज है केवल। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के साथ साथ, हाई कोर्ट का सीजे होने के साथ साथ, हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनको भी अपॉइंट करते हैं लोकायुक्त। तो इसका मतलब है कि लोकायुक्त हमेशा जुडिशरी से होगा। लोकायुक्त हमेशा कहां से होगा? न्यायालय से होगा। हालांकि एक्ट में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस और इक्विवेलेंट, मुख्य न्यायाधीश या समकक्ष। समकक्ष का मतलब कौन है? हाई कोर्ट जज को भी क्या बना सकते हैं? लोकायुक्त बना सकते हैं। पहले इंपोर्टेंट बात, जब आपने क्वालिफिकेशन देख ली तो उसके बाद में नियुक्ति है। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अब जो बचे हुए तीनों कमीशन है, लोकायुक्त, एसएचआरसी और राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, तीनों के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनी हुई है। तीनों में नियुक्ति के लिए समिति बनी हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों कमेटी में जो कॉमन दो लोग हैं, वो एक तो सीएम और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन है। पहला तो मुख्यमंत्री और दूसरा विपक्ष का नेता। उसके अलावा लोकायुक्त की कमेटी के अंदर 3 लोग होते हैं। एसएचआरसी के अंदर अगर विधानसभा है तो 4, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो 6, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में कमेटी मेंबर होते हैं 3। यानी राज्य सूचना है वो लोकायुक्त, दोनों कमेटी में कितने लोग होते हैं? 3 लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल एक कमेटी से रिकमेंडेशन लेगा। वो कमेटी में 3 लोग, एक तो सीएम है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मुझे कई बार कई लोगों ने क्वेश्चन किया कैसे तो हाईकोर्ट सीजे खुद का नाम दे देगा, तो खुद ही मेंबर है तो खुद कहते हैं क्यों बिना फालतू में इतनी मेहनत करें, मैं क्या बन जाता हूँ लोकायुक्त? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं। और हाईकोर्ट सीजे बहुत बड़ी पोस्ट है, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होना बहुत बड़ा पद है, उसके लिए कोई लोकायुक्त नहीं बनना चाहिए। और ऐसे कोई मूवी चल नहीं रही कि भाई जब कमेटी में ही हो तो क्यों अपन क्यों मेहनत करें? ये काम करता हूँ मैं, मेरा नाम देता हूँ, आज 6 महीने बाद जब रिटायर होऊंगा तो मैं लोकायुक्त बन जाऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कमेटी में टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब जब आपने एलिजिबिलिटी देख लिया, आपने अपॉइंटमेंट देख लिया, तो उसके बाद टेन्योर कार्यकाल है। कार्यकाल में आप सभी को पता है कार्यकाल कितना है? 5 और 65 ईयर है। बार और कैप ऑन अपॉइंटमेंट है। पुनर्नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। पुनर्नियुक्ति पर क्या लगा रखी है? इसमें एक इंपोर्टेंट बात आपको याद रखने की, सज्जन सिंह कोठारी जब राजस्थान के लोकायुक्त थे, उनके समय पर 2018 में इस कार्यकाल को 5 से बढ़ा के 8 साल और 2019 में बढ़ा के कितना कर दिया? 8 से 5 वर्ष। तो 2019 से भी वर्तमान कितना है? 5 से 65 वर्ष। क्या रिपोर्टमेंट हो सकता है? नहीं। अगर इस की बात करें, इसकी पॉसिबल है जिसको अपॉइंट किया, इसने अपॉइंट किया राज्यपाल, तो लोकायुक्त दोनों का रेजिग्नेशन देते हैं राज्यपाल को। अगर हमने वेतन की बात करें, सैलरी अलाउंस की बात करें, तो लोकायुक्त की सैलरी जो है वो बराबर होती है, सेम है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, जो कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख मात्र 2.5 लाख रुपए। आप तो सिलेक्शन कमीशन की सैलरी नहीं देते, और इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। अगर मान लो टर्मिनेट करना हो तो टर्मिनेशन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर अगर आप इनका निष्कासन देखेंगे तो निष्कासन जो है उसके अंदर सबसे पहले तो आरोप है, एलिगेशन है। यानी निष्कासन के आरोप का कारण जो दो हो सकते हैं, एक तो मिसकंडक्ट बिहेवियर है और दूसरी एक्चुअली है, दूसरी ऐसा है। तो पहले सबसे पहले तो लोकायुक्त को लगे एलिगेशन, आरोप लगे, आरोप लगते राज्यपाल की जिम्मेदारी, राज्यपाल इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाएगा, और उस कमेटी का चेयरपर्सन जुडिशरी होगा, या तो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, और या किसी भी हाई कोर्ट का कौन हो सकता है? सीजे। राज्यपाल के ऊपर सबसे पहले, राज्यपाल सॉरी लोकायुक्त के ऊपर सबसे पहले आरोप, 2 प्रकार के आरोप हो सकते हैं, और दूसरा तीसरा मैंने कहा कि कमेटी बनेगी, कमेटी का चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कमेटी ने पाया कि एलिगेशन सही है, उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा है वो अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से, वो अपने विशेष बहुमत से उपस्थित जो है उनके 2 बहुमत से एक मोशन को पास करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी, तो टर्मिनेट लोकायुक्त को हटाने के लिए जो ये मोशन पास होगा, जो प्रस्ताव पारित होगा, गवर्नर से टर्मिनेट लोकायुक्त, राज्यपाल टर्मिनेट कर देगा इसको लोकायुक्त। अल्टीमेटली कह सकते हैं लोकायुक्त को हटाने का अधिकार किसको है? तो इससे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन और आरबीसी दोनों में हटाने का अधिकार किसको होता है? प्रेसिडेंट को। यहाँ पर हटाने का अधिकार किसको है? एलिगेशन कमेटी, विधानसभा, टर्मिनेशन, आरोप समिति, विधानसभा ने पास किया कौन से बहुमत से? स्पेशल मेजॉरिटी, और कौन टर्मिनेट करेगा? राज्यपाल। लोकायुक्त भी अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है, लोकायुक्त भी जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है, उस वार्षिक प्रतिवेदन को किसके पास रखता है? हमेशा राज्यपाल के पास। ये एनुअल रिपोर्ट हमेशा किसको देगा? गवर्नर को, राज्यपाल को। इस बात से, इतनी बात से सभी लोग सहमत हो गए? ठीक है, आगे वही बात। तो मैं सबसे पहले आपको पूछूंगा राजस्थान में ओम्बुड्समैन को रिकमेंड करने वाली कमेटी कौन सी थी? हरिचंद्र। लोकायुक्त का नामकरण, लोकपाल का नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या? एलएम सिंह राजस्थान के रह चुके हैं एडवोकेट जनरल। पार्लियामेंट में पहली बार बिल कब किया? 1968 में। 1968 में किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? फर्स्ट ईयर से। भारत के पहला राज्य जिसने लोकायुक्त कानून बनाया, जिसने पहली बार लोकायुक्त अपॉइंट किया, राजस्थान में इसको लेकर बिल कब बनाया? 1973। राष्ट्रपति ने अनुमति कर दी 26 मार्च, राज्यपाल ने परमिशन दी फरवरी। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब मानते हैं? 3 फरवरी 1973। क्या राजस्थान में लोकायुक्त से पहले लोकायुक्त अपॉइंट किया गया? पहले राज्य लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी सामाजिक संस्थान है, लेकिन से बनी हुई है एक्ट से। इतनी बात समझ गए? अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी में कितने मेंबर होंगे? कौन कौन है? सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाई कोर्ट का सीजे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? टेन्योर कितना है? 5 वर्ष। क्या अपॉइंटमेंट हो सकता है? इसका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 8 साल, 2018 8 से 5। उस समय लोकायुक्त कौन थे? एसएस कोठारी, सज्जन सिंह कोठारी। एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? राज्यपाल को। टर्मिनेट कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन पहले क्या बनेगी? कमेटी।
होगा, या तो हाईकोर्ट का सीजे, या सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर हाईकोर्ट का सीजे, दोनों में से कोई हो सकता है। कमेटी के बाद विधानसभा किस बहुमत से किस मेजॉरिटी से पास करेगी? स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से। अब अल्टीमेटली कौन करेगा? राज्यपाल। मेरी बात समझिए, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि या तो हाईकोर्ट का सीजे होगा, या फिर हाईकोर्ट का जज, या तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये बात हमने अब तक कर ली। अब हमने ये लो मान लो 3 घंटे क्लास में 4 घंटे होती है, कल 4 घंटे लोग क्लास में, चाहे थोड़ा पहले बोल लें। और ये ध्यान रखना कि मैं जैसे पढ़ा हूं वैसे पढ़ लिया, 10 में से कम 7 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। 7 बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं करना, आराम से सुनना है। और हर क्लास में एक क्लास में कोई भी क्लास को इंटरेस्ट बनाना चाहिए। इंटरेस्ट रहेगा एग्जाम देना, मजाक नहीं, मजाक पहले लिखो, अब पढ़ना पड़ेगा। याद करने की बात सबको समझ आ गई क्या? अच्छा ठीक है। अब आपको कुछ लोकल संस्थान जो उसके दो बातें आपको बार-बार पूछते हैं, जैसे हम कल क्वेश्चन करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। आप देखना अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 में 7 क्वेश्चन ही पूछे, क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है कौन नहीं है, कौन है। अगर हम इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें, अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करें, तो मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसको तोड़ के याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बाद करेंगे पंचायत राज संस्थाओं की, उसके बाद बात करेंगे नगरीय निकायों की, उसके बाद मिसलेनियस है अन्य जो लोग हैं, अन्य जो पदों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहूंगी क्षेत्राधिकार की बात है, और क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्राधिकार में जुरिस्डिक्शन में मैंने आपको सबसे पहले कहा सबसे बड़ा पद कौन सा? राज्यपाल। राज्यपाल जुरिस्डिक्शन में नहीं है, सीएम शामिल है क्या? नहीं है। मंत्री शामिल है क्या? है। सभी प्रकार के मंत्री। तो कई बार आपको जुरिस्डिक्शन में लिखते हैं राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, केवल कौन शामिल नहीं है? सीएम। दूसरा हम जाएंगे सचिवालय में, तो मंत्रियों को एडवाइस करने के लिए सेक्रेटरी पद है कौन होता है? सचिव। सभी सचिव। आप सभी को पता है कि हमारे जो डायरेक्टर बने निदेशक बने हुए हैं, उनके निदेशक जो है इनको डायरेक्टर भी कहते हैं, इनको एचओडी भी कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कहते हैं, प्लस अन्य लोक सेवक। अगर सिविल सर्वेंट का मतलब है सभी सरकारी कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मचारी लोग के अंडर में आते हैं। उसके अलावा कौन है? मिनिस्टर। इस बात से मैं तो उसके बाद हमने चर्चा की थी कि अगर हम पंचायत राज संस्थाओं को लेंगे तो पंचायत राज संस्थाओं से प्रोवाइड कौन सा है? जिला परिषद। तो जिला परिषद में कौन है? जिला प्रमुख शामिल है क्या? है। दूसरी कौन सा है? पंचायत समिति। पंचायत समिति का प्रधान शामिल है क्या? है। सरपंच उपप्रधान शामिल है क्या? नहीं है। वार्ड में शामिल है क्या? नहीं है। याद रखिए सबको। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हर टीयर के ऊपर परमानेंट कमेटी बनी हुई है। पंचायत समिति की स्थायी समिति है, जिला परिषद परमानेंट कमेटी है, ग्राम पंचायत परमानेंट कमेटी। मैंने आपको कहा ग्राम पंचायत की जो परमानेंट कमेटी बनती है उनके चेयरपर्सन इसके जुरिस्डिक्शन में शामिल नहीं है, यानी ऐसे वार्ड पंच जो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। और मैंने आपको पहले कहा कि परमानेंट कमेटी के चेयरपर्सन हमेशा उन संस्थाओं के मेंबर होंगे। अगर जिला परिषद में परमानेंट कमेटी बनेगी उसका चेयरपर्सन हमेशा जिला परिषद मेंबर होगा। तो मैंने कहा कि ग्राम पंचायत में जो परमानेंट कमेटी बनी हुई है उनके चेयरपर्सन इसके जुरिस्डिक्शन से क्या है? बाहर। लेकिन ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद में बनी हुई जो परमानेंट कमेटी है उनके चेयरपर्सन इसके जुरिस्डिक्शन में शामिल है। बताओ गलत क्या होगा? है। और मैं यही आपको एक लाइन आपको समझाना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडी के तीनों टियर के पॉलिटिकल हेड और अर्बन लोकल बॉडी की बनी हुई जो परमानेंट कमेटी है उन सभी के चेयरपर्सन क्षेत्राधिकार में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? मेयर डेप्यूटी मेयर शामिल है क्या? म्युनिसिपल काउंसिल का सभापति उसका शामिल है क्या? है। नगरपालिका का अध्यक्ष शामिल है क्या? है। और मैंने कहा कि तीनों जगह जो परमानेंट कमेटी बनी हुई है, तीनों जगह जो स्थायी समिति बनी हुई है उनके चेयरपर्सन उनके अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार में शामिल है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि लोकल बॉडी में केवल सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पंचायत की जो परमानेंट कमेटी के चेयरपर्सन है वो बाहर है, वार्ड पंच बाहर है। उसके अलावा सब लोग उनके खिलाफ हो सकती है जांच। अब मैंने आपको जिला परिषद, मैंने कहा जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, तो जिला परिषद मेंबर शामिल है क्या? नहीं है। जिसको भी हम यहाँ लिख रहे हैं वो सभी लोग बाहर है। क्या पंचायत समिति मेंबर शामिल है? नहीं है। वार्ड पंच शामिल है क्या? नहीं है। जिला प्रमुख शामिल है? है। वो जिला प्रमुख है, प्रधान है, उप प्रधान है, पंचायत समिति मेंबर है? नहीं है। वार्ड पंच है क्या? नहीं है। सरपंच है, उप सरपंच है, जिला परिषद की परमानेंट कमेटी चेयरपर्सन है? है। पंचायत समिति की परमानेंट कमेटी चेयरपर्सन है? ग्राम पंचायत की परमानेंट कमेटी चेयरपर्सन है क्या? नहीं है। नहीं बोलेंगे? हां ठीक है, तो नहीं में कम से कम रणजी नहीं गिरा। इतनी बात समझ गए? उसके बाद मैंने कहा कि मेयर है क्या? डेप्यूटी मेयर, नगर परिषद का सभापति, उप सभापति, पार्षद नहीं है। पार्षद मेरे नहीं बोला, इसका मतलब पार्षद नहीं है। नगरपालिका का अध्यक्ष है क्या? म्युनिसिपल का डेप्यूटी चेयरपर्सन है क्या? है। इन तीनों जो लोकल बॉडी है इनमें बनी हुई जो परमानेंट कमेटी है उनके चेयरपर्सन है क्या? है। इतनी बात समझ गए? उसके बाद हमने चर्चा की थी कि आप सरकार के बहुत सारे कॉर्पोरेशन, सरकार के बहुत सारे निगम है, जैसे राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, आप आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगा, उनके चेयरपर्सन उनके हेड क्षेत्राधिकार में शामिल है। गवर्नमेंट कंपनी के मेंबर, एम्प्लॉय क्षेत्राधिकार में शामिल है। मेरी बात समझ आ रही है? वो लोग जो जुरिस्डिक्शन में शामिल नहीं है। आप अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें या तो याद कर लो, याद कर लो, दोनों में से कोई एक याद कर लो, याद करने पड़ेंगे। अगर आप याद कर लिए इसके अलावा जो भी नाम दिखे क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, और आपने वो याद कर लिया उनके अलावा जो भी नाम दिखे क्षेत्राधिकार में शामिल है, तो आपके ऊपर है। अब मैं कहूंगी यहाँ से किसको छोड़ा? मुख्यमंत्री शामिल है क्या? नहीं है। राज्यपाल शामिल है क्या? नहीं है। एमएलए शामिल है क्या? सरपंच शामिल है क्या? वार्ड में शामिल है क्या? उप सरपंच शामिल है क्या? नहीं है। आरबीसी के चेयरमैन मेंबर को बाहर रखा है। इस इलेक्शन कमीशन बाहर है। सीईओ जो एमपी में चुनाव करता है बाहर है। राजस्थान का अकाउंटेंट जनरल राजस्थान सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम करता है, मालिकाकार बाहर है। याद रखना रहो, मालिकाकार राजस्थान सरकार, याद रखें वो बाहर के अंदर है, बाहर है। ऐसे करप्शन के मामले जो 5 साल से पुराने हो बाहर अंदर है, बाहर है। ऐसे मामले जो करप्शन के 2 साल से पुराने हो जांच हो सकती है, ना। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट के खिलाफ भी, सेवानिवृत्त लोक सेवकों के खिलाफ भी जांच नहीं होगी। ये हमने पढ़ा था आपको याद हो। जिसके क्षेत्राधिकार से बहुत सारे लोगों को बाहर कर रखा है और बहुत सारे लोग इसके क्षेत्राधिकार में शामिल है। तो क्षेत्राधिकार तक हम एक बार क्लास को ही छोड़ रहे हैं, पर उससे पहले मुझे 2-3 जवाब दे दो। ये तो क्या क्षेत्राधिकार वाली है? आगे क्षेत्राधिकार वाले लोग क्वेश्चन देना नहीं है, सारे बाहर है। ये लोग बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसे बताने के पड़ेंगे मुझे, है क्या? इसमें दिखेंगे निकाल कर दिया, इसे सबको बाहर कर दिया और जांच कैसे करेंगे लोग? केवल हम देखेंगे जो अभी तक हमने पढ़ाया, बताओ देखिए इनमें जांच नहीं की जा सकती। देखना देखिए इनमें से किसके खिलाफ लोकल जांच नहीं कर सकता? कौन सा है? सरपंच, उप सरपंच। अब आपको देख लो, पंचायत समिति के प्रधान प्रधान है क्या? पंचायत समिति की स्थायी समिति के अध्यक्ष, और यहाँ पर मेरे को ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष नहीं है। चौथा जिला परिषद का प्रमुख है, जिला प्रमुख भी है। लोकल की नियुक्ति सबसे पहले उसने किसने की थी? फर्स्ट ईयर से। इसका जवाब ये क्यों नहीं है? राजस्थान प्रशासन सुधार समिति। भाई इसका नाम हरिशन माथुर कमेटी, क्योंकि इसने उम्र में रिकमेंड किया और ये क्या कह रहा है? लोकल। तो लोकल को रिकमेंड करने वाला कौन है? फर्स्ट ईयर से। कौन इसके चेयरपर्सन? मोरारजी देसाई। देखो देखिए इनमें से निम्नलिखित विचार कीजिए, 7 वर्ष से पुराने भ्रष्टाचार के मामले में जांच नहीं कर सकता। कितना है? 10 अधिनियम 1983 का क्या? 1973 का है। हालांकि पूछा ऐसा बताइए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनको शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान का राज्यपाल। और इनको राजस्थान का राज्यपाल दिलाएगा। और जब भी लोकायुक्त शपथ लेगा, लोकायुक्त की शपथ से पहले राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी खड़ा होगा और खड़े होकर लोकायुक्त का जो अपॉइंटमेंट वारंट है, लोकायुक्त का नियुक्ति का जो पत्र है उसको पढ़कर सुनाएगा। और उसके बाद राज्यपाल खड़ा होगा और लोकायुक्त शपथ दिलाएगा। हमने इसका मतलब कितने हैं? उपयुक्त सभी, सारे क्या है? गलत है। आगे सुनो, इससे कौन सा लोकल क्षेत्राधिकार में शामिल है? मंत्री है क्या? विधायक है? नहीं है। यूनिटी के चेयरपर्सन है क्या? है। सरपंच है क्या? सेवानिवृत्त लोक सेवक है? नहीं है। कौन कौन नहीं है? बीसीई है। अच्छा शामिल है, तो शामिल हो गए ए और डी। ये लो चेक करा था, आंसर क्या होगा? ए और डी। लोकल जांच कर सकता है, रिटायर्ड सिविल खिलाफ कर सकता है, न्यायालय का अधिकारी नहीं, मालिकाकार राजस्थान सचिवालय को सदस्य है, कर सकता है। अब ये मैं जानबूझ के इसलिए पूछा, इसमें ये मिसप्रिंट हो रखा है। इसमें अगर मैं लिखूं राजस्थान विधानसभा सचिवालय के तो सही है, राजस्थान सचिवालय के कर्मचारी सरकारी सेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट जांच हो सकती है। अगर मैं लिखूं राजस्थान विधानसभा सचिवालय को सदस्य हो सकती है? नहीं। वार्ड पंच नहीं, इसका मतलब सभी खिलाफ जांच नहीं हो सकती। कौन कौन होंगे? इसमें लिखा है लोकल जांच कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी के खिलाफ जांच नहीं कर सकता।
आया 65। क्षेत्राधिकार में कौन आता है? वो प्रधान पंचायत समिति क्या है, प्रशासन अध्यक्ष क्या है, वार्ड पंचायत क्या नहीं है, यूआईडी के चेयरमैन क्या है। इसका सी कहां ये कट गया, ये लो एबीडी, इसे भी कर सकता हूं, सी को काट दो एबीडी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा एबीडी, कल देखेंगे।